देखो दोस्त, आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं हमारे, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो पक्का वही कमिंग वीक में ट्यूसडे को प्रोबेबली, या मंडे ट्यूसडे जो भी होगा, इवनिंग में या मॉर्निंग में अकॉर्डिंगली तुम लोगों से डिसाइड करके हम रखवा लेंगे, है ना। तो उसको आप लोग आके करना, जैसे आपने ली चैटलर प्रिंसिपल पे हमने लास्ट में 6 क्वेश्चन दिए थे ना, ABCDEF ऐसे करके। तो सारे क्वेश्चंस में हमने वो सारी चीजें पूछी थी, ABCDEFGHIJKL, इतने ऑप्शन दिए थे कि प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे, ऐसे करके। तो आप लोगों ने वो सारी चीजें सॉल्व की होंगी, लेकिन क्वांटिटेटिव लेवल पे कि कितना अमाउंट हम ऐड कर दें उसके बाद एक्चुअली में कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आपको हमने सप्लीमेंट्री असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ प्रोवाइड कराया है, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, और आप आके कमिंग वीक में शुरू कर देना, ठीक है। क्लास रहेगी वो कमिंग वीक में, वो क्लास ऑप्शनल एक तरह से, भाई प्रैक्टिस जिसको करना है वो आएगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं आएगा, हम तो क्लास लगा ही देंगे। थेरेटिकल आज आपको शुरू करने ये नया चैप्टर जा रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। लिखिए आयनिक इक्विलिब्रियम, डेट वेट डाल लो भैया, नए पेज से शुरू कर लो। आयनिक इक्विलिब्रियम, डेट वेट नहीं डालोगे आयनिक इक्विलिब्रियम डेट पूछ रहे हो, 11 है आज, 12 है, 12। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अभी तुम बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले हम जब बता रहे थे तब भी तुम बातें कर रहे थे, क्या चाहते क्या हो साले, तो क्लास के बीच में तुम ये सब करोगे, उठ के जाओ ना बाहर, जाओ बाहर खोज के आओ। देखो दोस्त, एसिड बेस थियरीज होती हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने के पहले हम कुछ आपको एसिड बेस थियरीज बता रहे हैं। तो एसिड बेस थियरीज में कितनी थियरीज होती हैं आपको पता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक होती है लुईस एसिड बेस थियरी, जानते हो ना, 3 थियरीज होती हैं। तो सबसे पहले लिखिए वेरियस एसिड बेस थियरीज, वेरियस एसिड बेस थियरीज। तो उसमें सबसे पहले लिखो लुईस एसिड बेस थियरी, लुईस एसिड बेस थियरी फर्स्ट थियरी होती है। दूसरी है ये आप जानते हो ब्रॉन्स्टेड, हाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी करके होता है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थियरी। हम पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से कुछ, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। और थर्ड होता है आपका आर्रेनियस, आर्रेनियस एसिड बेस थियरी। जल्दी कॉपी करो इसको दोस्त। आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने के पहले हम आपको एसिड बेस थियरीज बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि इनका क्या है। लुईस एसिड बेस थियरी, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी एंड आर्रेनियस एसिड बेस थियरी। लुईस एसिड बेस थियरी के बारे में आपको बता देते हैं। लुईस क्या होता है, जल्दी कॉपी कर लो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। लिखिए नंबर 1 लुईस एसिड बेस थियरी, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली हमारा कंसर्न आर्रेनियस एसिड बेस थियरी है, क्योंकि पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में वी आर गोइंग टू डील विद आर्रेनियस एसिड्स एंड बेसिस ओनली। लेकिन अब आर्रेनियस एसिड बेसिस डील करने जा रहे हो तो क्या और पढ़ोगे नहीं क्या, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो लिखिए लुईस एसिड बेस थियरी में अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस एसिड बेस थियरी में अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस एसिड बेस थियरी में अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स क्या होते हैं, रुकिए अभी। लुईस एसिड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीजेस आर नोन एज लुईस एसिड्स। लिखिए अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीजेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीजेस आर नोन एज लुईस एसिड्स। According to Lewis, electron deficient species are known as Lewis acids. Electron deficient species are known as Lewis acids, है ना दोस्त। ये आपको बता चुके हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, फिर भी देख लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किन किन वजह से हो सकती है। रुकिए अभी हम बता रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मे बी बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये होती है। तो इसका मतलब जितने स्पीशीजेज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में भी बिकॉज ऑफ हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, इन सब के लिए बोल सकते हैं ना हम लोग वेकेंट। वैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ चुके हो, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, है ना, वेकेंट p d पाई स्टार ऑर्बिटल्स, अगर ये है तब भी हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड।
और क्या बोलते हैं तीसरा वाला, अगर ये समझ में आ रहा है भैया? तो ड्यू टू हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ड्यू टू हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, है ना दोस्त। तो कोई पूछे सर ये लुईस एसिड का मतलब क्या है, तो लुईस एसिड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो सकती है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है तब भी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो वेकेंट ऑर्बिटल होता है तब भी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोलते हैं, और ड्यू टू हैविंग वेकेंट सॉरी ड्यू टू हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज तब भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कौन से होते हैं? जैसे BH3 आपने देखा था, जानते हो BH3, BF3 भी तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BCl3 भी तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, होता है कि नहीं होता भैया? और ये वेकेंट ऑर्बिटल वाले कौन से होते हैं? AlCl3 हो सकता है ना, अभी और लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं आपको ऐसे ही जस्ट। और पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हो सकते हैं? CH3+ हो सकता है, H+ हो सकता है, CD3+ हो सकता है, ऐसे लिखते जाओ, अभी और भी बताएंगे ना। CD3+ हो सकता है, आपका मन करे आप अल्काइल कार्बोकटायन जानते होगे जो पढ़ाया गया आपको, CH3 CH2+ हो सकता है, जितने भी कार्बोकटायंस होते हैं सारे के सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। जल्दी करो। तो लुईस एसिड्स में हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर नोन एज लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमने बोला हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है कि BF3 BCl3 BBr3 ऐसे एटसेट्रा, अभी और भी होंगे, वहां जगह नहीं ना, स्पेस नहीं, इसलिए हमने ज्यादा लिखा नहीं है, एक साथ लिखवाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में भी बिकॉज ऑफ ड्यू टू हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, वेकेंट pi स्टार ऑर्बिटल एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन pi स्टार MOT में पढ़ाया हुआ आपको वेकेंट वाले। तो इनकी वजह से हमने एक एग्जांपल लिखा AlCl3। और कोई बोले ड्यू टू हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो CH3+, H+, CD3+, CH3 CH2+, ठीक है। और एग्जांपल्स लिखिए लुईस एसिड्स के, इतना कॉपी कर चुके हो सब लोग? सर एक मिनट बताते रहना भैया, तो कॉपी कर जल्दी करो कॉपी, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कॉपी कर लो दोस्त, फिर बताओ हम इसके आगे और लिखवाते हैं ना लुईस एसिड। अभी तो इतना ही बताया हमने लुईस एसिड। एसिड बेस्ड थ्योरीज में लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी जो होती है वो सबसे पहले लुईस एसिड ये होता है। और एग्जांपल्स लुईस एसिड के लिखिए। PCl5, कोई बोले सर ये तो PCl5 जो है ये तो पेंटावैलेंट है, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो PCl5 as well can behave like a Lewis acid because of having vacant d orbital। एक बात बताओ, although PCl5 hypervalent है, सुनो दोस्त, हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट का मतलब समझते हो? सुनो हमारी बात सुनो, इन जनरल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एलिमेंट 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो उसको 8, अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो बोलते हैं नॉर्मल वैलेंट, लेकिन अगर 4 से कम बॉन्ड बना रहा है तो बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपो, हाइपो मतलब कम है, और अगर 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो हाइपरवैलेंट। तो हाइपरवैलेंट स्पीशीज एज वेल कैन बिहेव लाइक लुईस एसिड। कोई बोले क्यों? क्योंकि अगर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन तुम देखोगे तो आएगा sp3d, है कि नहीं? तो इसका मतलब sp3d के बाद एक ही d तो इसमें फिल हुआ है, अभी 4 d ऑर्बिटल बचे हुए रिमेनिंग है, वेकेंट है, तो इसका मतलब ड्यू टू हैविंग 4 वेकेंट d ऑर्बिटल्स फास्फोरस कैन बिहेव लाइक लुईस एसिड, रादर PCl मॉलिक्यूल जो होता है PCl5 मॉलिक्यूल कैन बिहेव लाइक लुईस एसिड, है ना। आपको रिएक्शंस इसके दिखाएंगे अल्कोहल में। तो PCl5 ऑल्दो हाइपरवैलेंट है लेकिन लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, इसका मतलब hypovalent species, hypervalent species as well can behave like Lewis acid। जैसे AlCl3 ये सब hypovalent कहेंगे ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। BF3 BCl3 ये सब hypovalent है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। ये PCl5 में देख लो आप, ऐसे ही AsCl5 AsF5 आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक। एंटीमनी वाला ले लो कोई, SbF5 ये भी लुईस एसिड है। कोई बोले ये तीनों लुईस एसिड क्यों है दोस्त? ऑल्दो हाइपरवैलेंट है, हाइपरवैलेंट होने की वजह थोड़ी है, ड्यू टू हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर आप देखोगे ये सारे के सारे लुईस एसिड तो बोलोगे ड्यू टू हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है भैया? जल्दी करो इसको, जल्दी करते रहिए आप लोग। वैसे Ag+ कोई बोले ये भी लुईस एसिड है, Cu+2 कॉपर+2 ये भी लुईस एसिड, Al+3 ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड है ना दोस्त। आप कॉपर+1 कर लो ये भी लुईस एसिड है, Zn+2 कर दो ये भी लुईस एसिड है, कर सकते हैं। Fe+3 कर लो आप, ये भी लुईस एसिड है।
ऐसे जिंक +2 कर लो, मतलब एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आप कॉपी तो करो। हमने बोला मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज, या जो भी है आप लिखिए जरा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ाया हुआ होगा हमने आप लोगों को, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े याद है? अच्छा ठीक, तो जल्दी करो। लुईस एसिड्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर नोन एज लुईस एसिड्स, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी may be because of the following reasons. It may be due to having a vacant orbital, it may be due to having incomplete octet, or it may be due to having a positive charge. मे भी, है ना, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज लुईस एसिड कहलाते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज करेंगे स्पीशीज लुईस एसिड है। समझ गए? हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी बोलो बे। हाँ फिर वही तो बता रहे हैं, तभी तो लुईस एसिड है। PCl6- एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा ना, समझ रहे हो? आराम से एग्जिस्ट करता है। किसी के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है दोस्त, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, एसिड बेस थ्योरीज, बहुत पहले लोगों ने बोलना शुरू किया कि एसिड किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी प्रपोज की गई थी लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस ने बोला हमारे अकॉर्डिंग एसिड ये होता है, हमारे अकॉर्डिंग बेस ये होता है, जो अभी बताने जा रहे हैं। फिर ब्रॉन्स्टेड आए उसके बाद, ब्रॉन्स्टेड ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारे को तुम गलत बता रहे हो, हम जो बता रहे हैं वो सही है। उन्होंने अपनी लुईस एसिड, अपनी ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस वाली थ्योरी बताई। फिर आर्रेनियस आए, उन्होंने जो मतलब कंटेम्पररी यही आता है आर्रेनियस वाला, हम लोग जो जानते हैं रेगुलरली पढ़ते हैं आर्रेनियस वाला ही पढ़ते हैं। ये सब भी जानते हैं हम लोग, इसलिए तो बता रहे हैं आपको। लेकिन जो सबसे पहले प्रपोज किया गया था एसिड बेस थ्योरी में, लुईस वाला प्रपोज किया गया था। फिर ब्रॉन्स्टेड आए थे और सबसे बाद में आए थे आर्रेनियस। समझ में आ रहा है भैया? लिखिए अकॉर्डिंग टू लुईस बेस, लुईस बेसिस के लिखो, लुईस बेसिस। अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस बेसिस के लिए बता रहे हैं अभी। अकॉर्डिंग टू लुईस, according to Lewis, free pair of electron containing species, according to Lewis, free pair of electron containing species, according to Lewis, free pair of electron containing species are known as Lewis bases. According to Lewis, free pair of electron containing species are known as Lewis bases. According to Lewis, free pair of electron containing species are known as Lewis bases. है ना दोस्त? फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कोई बोले फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हो सकता है? लोन पेयर को बोलते हैं ना फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ रहा है भैया? फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेसिस। लिखिए उसका नीचे लिखिए, उसके नेक्स्ट लाइन में लुईस बेसिस में चल रहा है। ऑल नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज, all negative charge carrying species can behave like Lewis base. All negative charge carrying species can behave like Lewis base. All negative charge carrying species can behave like Lewis base. जितने भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज होते हैं they all can behave like Lewis base. कैसे कहोगे Lewis base? क्योंकि जो भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज है उसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, कोई बोले सर CH3 माइनस, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F माइनस होगा कि नहीं? फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस, OH माइनस, NaOH को बेस बोलते हैं, आप जानते हो। OH माइनस फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H माइनस हाइड्रोजन के ऊपर माइनस लगा दो, D माइनस ड्यूटेरियम के ऊपर माइनस लगा दो, NH2 माइनस नाइट्रोजन के ऊपर माइनस लगा दो, ऐसे ही NH2 माइनस। समझ में आ रहा भैया? ये OD माइनस, OD माइनस अभी उधर भी लिखेंगे। तो लुईस बेसिस आपको समझ में आ रहा है? किसी भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम लोग लुईस बेस बोल सकते हैं। कोई भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीशीज को हम लोग लुईस बेस बोल सकते हैं। जल्दी करो इसको। अकॉर्डिंग टू लुईस, ऑल फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज आर नोन एज लुईस बेसिस। और लुईस बेसिस में हम लोग इसके बाद बोल रहे हैं कि ऑल नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज, ऑल नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज कौन कौन सा? अरे NH2 माइनस हो गया, D माइनस, H माइनस, CH3 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, OD माइनस, Cn माइनस, तुम्हारा मन करे ऐसे भी Cn माइनस, HCN जानते हो ना, NaCN, जो भी है। कोई भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज अगर आपके माइंड में आ रहा है
उसको लिख लो, इट कैन बिहेव लाइक अ लुईस बेस। ऑल नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज कैन बिहेव लाइक लुईस बेस। ठीक है भैया। अभी और भी होते हैं लुईस बेसिस, तो बोलोगे सर क्या मतलब ये यही वाले होते हैं क्या? और भी होते हैं ना, बताएं आगे। फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज को लुईस बेस बोलते हैं ना। तो फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग में तो अमोनिया भी आता है, होता है कि नहीं उसके पास लोन पेयर? वाटर भी आता है, H2O, उसके पास दो दो लोन पेयर होते हैं, ये भी तो लुईस बेस आएगा। ड्यूटेरियो अमोनिया बोल सकते हो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और ND3। हैवी वाटर को भी बोल सकते हो D2O, ये भी तो होएगा। अरे जैसे H2O वैसे D2O। H2S को भी बोल सकते हैं लुईस बेस हम लोग, क्योंकि इसके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। तो किसी के पास भी अगर लोन पेयर है, जितने भी अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, ROH, अल्कोहल जानते हो ROH, सारे अल्कोहल्स को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे अल्कोहल्स को, कि वो सारे के सारे लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। सारे अमीन्स जो होते हैं, अमीन्स RNH2, इनको भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लुईस बेसिस होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एसिटेट आयन जानते हो, CH3CO-। अब एसिटेट आयन ये भी लुईस बेस होगा, नेगेटिव चार्ज करेंगे स्पीशीज है। फॉर्मेट आयन होता है HCOO-। कोई भी नेगेटिव चार्ज करेंगे स्पीशीज या कोई भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज कैन बिहेव लाइक अ लुईस बेस। फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है ना ये, तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। ऐसे और भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो। हाइड्रोजन भी होता है, NH2, इसका नाम हाइड्रोजन होता है। दो दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, NH2। ऐसे ही नाम बता रहे हैं इसका, हाइड्रोजन। अब धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे इन सब नेम से। तो कोई भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज कैन बिहेव लाइक लुईस बेस। ठीक है दोस्त, जल्दी कॉपी कर लो इसको। फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। जिसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर के साथ साथ हम कह सकते हैं कि या तो नेगेटिव चार्ज हो, तो लुईस बेस की तरह कैसे बिहेव कर सकता है वो। ठीक है दोस्त, इतना कॉपी कर लो, फिर हम और बता रहे हैं इसी में। ठीक है। एल्कीन्स एज वेल, जितनी भी एल्कीन्स होती है, सुनो तो, ये C डबल बॉन्ड C, इन्हें एल्कीन बोलते हैं। अरे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दो, R1 लगा दो, यहाँ पे लगा दो R2 लगा दो, यहाँ पे R3 हो गया, और यहाँ पे R4। R मतलब अल्काइल ग्रुप, जानते हो, इतना तो ऑर्गेनिक में पढ़ा ही हो गया। जितनी भी एल्कीन्स होती हैं, दे एज वेल कैन बिहेव लाइक लुईस बेसिस ड्यू टू हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, ये भी लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकती हैं, रादर न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकती हैं। प्रिसाइजली इनको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, लुईस बेस भी बोल सकते हो। ठीक है भैया, जल्दी कॉपी करो। एल्कीन्स एज, हाँ, सारे पाई बॉन्ड को बोल सकते हैं हम लोग। एल्कीन्स में थोड़ा ज्यादा अच्छे से बोला जाता है। कॉपी कर लिया भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। लुईस एसिड लुईस बेस के अकॉर्डिंग ये थियरीज होती हैं कि लुईस एसिड ये होता है, लुईस बेस ये होता है। अब अगला लिखिए, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, इसको देखो। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं दोस्त, और ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या होते हैं? जल्दी बताओ, किसी को आइडिया है? अबे 9th-10th में पढ़े होगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं? अबे जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, फर्निश करते हैं ना, प्रोटॉन मतलब H+ रिलीज करते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, थोड़ा जल्दी लिखा करो बे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, H+ और प्रोटॉन रिलीजिंग स्पीशीज, H+ और प्रोटॉन रिलीजिंग स्पीशीज, H+ को प्रोटॉन भी तो बोलते हैं। H+ और प्रोटॉन रिलीजिंग स्पीशीज आर नोन एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। H+ और प्रोटॉन रिलीजिंग स्पीशीज आर नोन एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड, देखो दोस्त, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो एक प्रोटॉन बचेगा। तो एक प्रोटॉन बचेगा, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि H+ का मतलब प्रोटॉन ही तो होता है।
तो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई स्पीशीज H+ फर्निश कर रहा है या प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है भैया। जैसे HCl होता है एक्वस सॉल्यूशन में, जब इसको डालते हैं तो क्या H+ रिलीज करता है और Cl- बनता है, ठीक है, लेकिन H+ हमें मिल गया ना, और इस प्रोटॉन के रिलीज होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रोंस्टेड एसिड है। ठीक है दोस्त। वैसे आपसे कोई बोले एसिटिक एसिड है, सपोज करो एसिटिक एसिड CH3COOH, ये पानी में जब डाला जाता है तो क्या बनाता है CH3COO- और साथ में क्या रिलीज करेगा H+। ये भी तो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसलिए इन दोनों को एसिड बोलते हैं एंड सो ऑन। जल्दी करो इसको, इन दोनों को ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं एंड सो ऑन। कोई भी स्पीशीज अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। कोई भी स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ रिलीज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। कोई भी। कोई बोले सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस को यूज करेंगे ना। पीएच निकाला जाता है, आप लोग जानते होंगे पीएच ऑफ वाटर और पीएच कैलकुलेशन होता है ना इसमें, तो एसिड बेस पता हो तब तो आप कर पाओगे। खिलाओ नहीं बे। लिखिए ब्रोंस्टेड बेसिस, ब्रोंस्टेड बेसिस, ब्रोंस्टेड बेसिस देखो दोस्त, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड species which accepts proton, according to Bronsted species which accept, according to Bronsted species which accept proton in aqueous solution, according to Bronsted species which accept proton in aqueous solution are known as, according to Bronsted species which accept proton in aqueous solution are known as Bronsted bases। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटॉन को उन्हें बोलते हैं ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड बेसिस, है ना दोस्त। जैसे लिख लिया भैया, जो H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपसे कोई पूछे कि OH- है, OH-, क्या वो H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता भाई? आराम से कर लेगा। एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? वाटर। NH2- है, तो NH2- होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है H+ को, क्या बना देगा? NH3 एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसे लिख लो बस इसको। जो स्पीशीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेसिस। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि ये कार्बोनेट एक्सेप्ट कर सकता है क्या, CO3 दो नेगेटिव चार्ज है, क्या वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? H CO3-, एक नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अबे यहाँ पे 2- है, यहाँ पे 1+ है, 2- 1+ मिलके 1- बचेगा और H और कंबाइन कर गया तो HCO3- हो गया। समझ रहे हो दोस्त? जल्दी करो, ये कंबाइन कर सकता है। तो ब्रोंस्टेड बेसिस ये होते हैं। अच्छा, एक्चुअली एसिड बेस थ्योरी जो प्रपोज की गई है ना, वो घूम फिर के एक ही थ्योरी है, बस लोगों को बताने का तरीका अलग है। भाई अभी थोड़ी देर पहले लुईस बेस बोलते थे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है लुईस बेस होता है, तो ये सब वही ब्रोंस्टेड बेस हो गया, वही लुईस बेस भी है। समझ रहे हो? अभी और समझ में आएगा आपको थोड़ी देर बाद। ये क्लियर हो गया? कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं, जो प्रोटॉन रिलीज भी कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक। रुक जाइए अभी। जैसे HCO3- है, तो HCO3- प्रोटॉन रिलीज भी कर सकता है, -H+ भी कर सकता है। अदर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि H+ बना सकता है ये और बना देगा CO3 बताओ दोस्त। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब हो सकता है ये -H+ हो जाए। -H+ का मतलब समझ रहे हो? निकलना। H+ निकल गया तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। और हो सकता है इसका +H+ हो जाए, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा? H2CO3। तो इन्हें बोलते हैं ऐसी स्पीशीज को, ये ऐसी टाइप के स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिलीज भी कर सकते हैं। वो डुअल बिहेवियर शो कर रहे हैं, डुअल एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, जो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं ना दोस्त। एम्फोटेरिक
ऐसे और भी बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, एम्फोटेरिक है ना, ये इसको बोल रहे हैं। और डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, H+ को रिलीज भी कर सकते हैं, जैसे ये H2PO4-, ये भी हो सकता है ऐसे। मतलब ये सब H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, H+ रिलीज भी कर सकते हैं। ये एम्फोटेरिक बिहेवियर वाले हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। HPO4-, है ना दोस्त, HSO4-, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। हाँ हाँ, मतलब और भी हो सकता है। ये सब के सब ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं ये ऐसे स्पीशीज जो प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं और प्रोटॉन का एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं कि ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है भैया, ब्रोंस्टेड एसिड भी, ब्रोंस्टेड बेस। जरूरत है ना अभी आयनिक नहीं सबकी। क्लियर है दोस्त? वाटर के लिए बोला जाता है, वाटर। कितना कॉपी कर लियो सब लोग? तुम लोग कुछ क्या करते रहते हो, जल्दी बताओ, कर लिए? वाटर के बारे में एक स्पेशल बात बताई जाती है कि जो वाटर होता है ये भी डुअल बिहेवियर शो करता है। वाटर भी एम्फोटेरिक है। कोई बोले कैसे एम्फोटेरिक है ये? तुम बताओ, एम्फोटेरिक लगता है तुम्हें? अबे ये H+, अगर तुमने इससे -H+ किया, अगर तुमने इससे H+ रिलीज कर दिया तो क्या बनेगा? OH-। और दोस्त अगर तुमने इसको H+ दे दिया तो बनेगा H3O+। H3O+। तो वाटर डुअल बिहेवियर शो करता है, एम्फोटेरिक होता है। वो H+ रिलीज भी कर सकता है, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। वाटर के लिए एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं कि वो लुईस, समझ में आ रहा है? ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझ रहे हो दोस्त? हो गया? जल्दी इतना कर लो, फिर लिखिए आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। जब ये हो जाए तो उसके बाद आप लोग लिखिए आर्हेनियस, और यही आपको पढ़ना है, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। In ionic equilibrium chapter, we are going to deal with this theory only. जितने भी एसिड्स हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस एसिड ही पढ़ेंगे, जितने भी बेसेस पढ़ेंगे आर्हेनियस बेसेस पढ़ेंगे। तो बोलोगे आपने ऐसा क्यों, ये सब क्यों, ब्रोंस्टेड लॉरी क्यों पढ़ा दिया, लुईस एसिड लुईस बेस क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि कुछ एग्जांपल आईटी एडवांस में इन थियरीज का यूज करके आते हैं। और वैसे भी हमने ये लुईस एसिड बेस थ्योरी आपको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ाया हुआ था, और आपको जीओसी में भी बताया गया होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी आता है। तो जितनी बार आप पढ़ रहे हो ठीक है, कंक्रीट ही होता चला जा रहा है। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी लिखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, according to Arrhenius, ARRHENIUS, according to Arrhenius, according to Arrhenius, according to Arrhenius, species, according to Arrhenius, species which furnish or release, species which furnishes or releases, ऐसे species या species जो furnishes, furnish समझते हो, मतलब FURNISH ऐसे furnishes है ना, or releases H+ ions in solution, species which releases or furnishes H+ ion in solution are known as acids. Arrhenius के according species which releases or furnishes H+ ion in solution are known as acids, है ना दोस्त? क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, है ना, आप ले लो HCN हो गया। मतलब ये सब क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या बनाएंगे, H+ से तो रिलीज करेंगे ये सब, क्या बनेगा साथ में Cl-, और यहाँ पे क्या बनेगा Br-। HCN को अगर आप लोग पानी में ऐड करोगे, कहीं भी सॉल्यूशन में अगर इसका है तो क्या बनाएगा H++
CN माइनस, ऐसे ही आएगा। एसिटिक एसिड ले लो आप, CH3COOH, ये जाएगा क्या रिलीज करेगा, H प्लस फर्निश कर रहा है ना, H प्लस आयंस अगर सॉल्यूशन में फर्निश करते हैं तो ये हम बोलते हैं कि ये आर्नियस एसिड्स है। हमें H प्लस आयन से मतलब है, बाकी थोड़ी मतलब है बाकी क्या रिलीज हो रहा है, बाकी वाला भी अपना रिलीज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर, क्लियर है? जैसे कोई बोले H2SO4 है, H2SO4 ये भी पानी में जाके 2H प्लस रिलीज करता है ना, ओवरऑल जो आपको पता है, प्लस सल्फेट आयन बना देता है, इसे भी तो बोल सकते हो कि भैया ये आर्नियस एसिड है, एंड सो ऑन, बाकी अभी बताते हैं धीरे धीरे। तो एक्चुअली में ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो बोला था ना प्रोटॉन रिलीज करने वाले, आर्नियस ने उसी को बोल दिया H प्लस आयंस रिलीज करने वाले, बात तो वही है, मोर और लेस घूम करके ना सारी एसिड बेस थ्योरीज एक ही चीज को बताएंगी, समझ गए? लिखिए, अब इसी में और भी होते हैं। अच्छा, इसमें भी दो चीजें होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं, जानते हो? आर्नियस के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में किन्हें किन्हें बोलते हैं हम लोग? कुछ एग्जांपल्स, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, एटसेट्रा, बाकी बाद में बताएंगे। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड ले लो, बार बार हम यही लिख रहे हैं, अभी आप 11th में हो ना, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं आपको एसिड्स में, तो अभी एग्जांपल के थ्रू बहुत सारे हैं। फॉर्मिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया, अच्छा जानते हो तुम लोग क्या? H2SO3 हो गया, तब तो फिर सारे लिख लो, समझ रहे हो दोस्त? HCN हो गया, HCN एटसेट्रा, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बाकी वालों को हम लोग बोल देते हैं वीक एसिड, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा अमाउंट H प्लस रिलीज करेगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे सर है ना? बेंजोइक बहुत ज्यादा एसिड आयनाइज होगा तो है, सर बेंजोइक एसिड भी तो होता है और वीक एसिड सारे लिखे नहीं ना बेटा। हाँ बताओ। वो एक H प्लस नहीं होता भैया, तुमने 9-10 में पढ़ा नहीं कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब तुम कैसे जज करोगे? अब तुम बोल रहे हो हमें कैसे पता लगेगा? अमाउंट थोड़ी, बस पहले तो याद करना चाहिए ना, जब तुम बोल रहे हो यही स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये पूरा आयनाइज हो जाता है। अब तुम इसके पीछे पड़ गए पूरा आयनाइज क्यों होता है और ये पूरा क्यों नहीं होता, ये जानना चाह रहे हो क्या? अरे ये पूरा आयनाइज कर जाता है, ये कम आयनाइज करता है ना दोस्त। जैसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे स्पीशीज जो सॉल्यूशन में पूरे आयनाइज हो जाएं या ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे स्पीशीज जो एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में पूरे आयनाइज ना हो, काफी कम आयनाइज्ड हो। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो काफी हद तक 100% आयनाइजेशन जरूरी थोड़ी है स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए, 90% आयनाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, 80% आयनाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। तो हम लोग ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक जनरल टर्म है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि ऐसी स्पीशीज जो एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाएं या इतने ज्यादा आयनाइज हो जाएं कि जो आयनाइज्ड पार्ट है ना वो ज्यादा मिले और अनआयनाइज्ड पार्ट कम मिले। जैसे HCl को जब हम लोग 1 मोल HCl को अगर आप लोग पानी में डाल दोगे, 1 मोल HCl को सपोज करो आपने वाटर में ऐड किया, तो 0.99 मोल ये आयनाइज हो जाएगा, अब 0.001 मोल या 0.01 मोल बचा रहेगा HCl। तो जो अनआयनाइज्ड पोर्शन है, अनआयनाइज्ड पोर्शन कितना रहेगा? 0.01 रहेगा ना, और आयनाइज्ड पोर्शन कितना हो जाएगा? 99% के आसपास हो जाएगा, 99.99 जो भी होगा। क्लियर है दोस्त? तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं उसमें ये बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड पार्ट लार्जली डोमिनेट्स ओवर अनआयनाइज्ड पार्ट, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। और उसी में स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है ना दोस्त। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोलते हैं? जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, बोलते हैं उसमें जो आयनाइज्ड पार्ट है वो कम होता है और अनआयनाइज्ड पार्ट ज्यादा होता है। जैसे आपने एसिटिक एसिड ले लिया, 1 मोल एसिटिक एसिड ले लोगे अगर पानी में, तो ये करीब सिर्फ 0.1 मोल आयनाइज करेगा, बाकी 0.9 मोल बचा रहेगा। तो जो अनआयनाइज्ड पोर्शन है वो रह जाता है ना, तो इसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक बोला जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली क्या होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं?
जो एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट 100% आयनाइज कर जाते हैं। ऑलमोस्ट 100% नहीं कह सकते तो आप ऐसे कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस में बी डिफाइन एज अ टाइप ऑफ मतलब इलेक्ट्रोलाइट विच इन विच मतलब percentage of ionized part largely dominates over unionized part. Similarly, weak acid and weak bases may be defined as a type of electrolyte in which percentage of unionized part largely dominates over ionized part. आप समझे दोस्त है भैया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बोल रहे थे, यही डेफिनेशन होती है इनकी। हमको लगा ये जानते हैं इसलिए नहीं लिखवाएं क्या, इलेक्ट्रोलाइट बताएं क्या, इलेक्ट्रोलाइट बताएं क्या फिर से तुम लोग को, ये आयनाइज लॉर जानते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको लिख लो ब्रोंस्टेड, ये हो गया लुइस एसिड, लुइस बेस के बारे में लिखो यार, ये आरएनएस बेस, आरएनएस बेसिस के बारे में, आरएनएस बेसिस, आरएनएस बेसिस, आरएनएस बेसिस लिखिए। अकॉर्डिंग टू आरएनएस, according to Arrhenius, according to Arrhenius, species which furnish OH minus ion, according to Arrhenius, species which furnish या releases है ना, which release या furnish OH minus ion, OH minus ion in solution, species which release या furnish OH minus ion in solution are known as Arrhenius bases. समझ रहे हो भैया, species which furnishes or releases OH minus ion in solution उसे बोलते हैं हम लोग Arrhenius base। जैसे NaOH हो गया तो क्या रिलीज करेगा वो, Na प्लस और OH माइनस, KOH आप ले लोगे तो क्या रिलीज करेगा, OH माइनस प्लस Na प्लस और सॉरी K प्लस, ठीक है दोस्त। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो क्या रिलीज करेगा, 2OH माइनस प्लस कैल्शियम प्लस 2 एटसेट्रा एंड सो ऑन। ये आर्हेनियस ने बोला कि according to Arrhenius, bases may be defined as the substances which releases OH minus ion in solution, or according to Arrhenius, acids may be defined as the substances which releases H plus ion in solution। ठीक है दोस्त, तो ब्रॉन्स्टेड बेसिस के बारे में जल्दी वहां, ओ सॉरी लुइस बेसिस के बारे में आप लोग इसके जॉन साहब पढ़ा रहे हैं आपको, ये आर्हेनियस बेसिस जल्दी कॉपी करो दोस्त। और अगर कोई इसमें अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो बता देना कि सर वो स्ट्रॉन्ग वीक का क्राइटेरिया क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं रादर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, जब वो सॉल्यूशन में डाले जाते हैं तो उसमें आयनाइज्ड पार्ट लार्जली डोमिनेट करता है ओवर अनआयनाइज्ड पार्ट, है ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लार्जली डोमिनेट। हाँ, और जो वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं उसमें जो अनआयनाइज्ड पार्ट होता है ना, जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो लार्जली डोमिनेट करता है ओवर आयनाइज्ड पार्ट। ठीक है भैया, क्लियर है दोस्त, एसिड बेस थ्योरी समझ गए। अब एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम में वी आर गोइंग टू डील विद आर्हेनियस एसिड एंड बेसिस ओनली। लिखिए इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, लिखो तो शुरुआत अब करने जा रहे हैं आयनिक, अभी शुरू नहीं हुआ आयनिक, अभी तो हम बेसिस बता रहे थे आपको। इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद आर्हेनियस एसिड्स एंड आर्हेनियस बेसिस। In ionic equilibrium chapter, we are going to deal with Arrhenius acids and Arrhenius bases. Arrhenius acids और Arrhenius bases हम लोग डील करने जा रहे हैं ionic equilibrium chapter में। Arrhenius acids and Arrhenius bases, है ना दोस्त, Arrhenius acids and Arrhenius bases हम लोग डील करेंगे इसमें। अब देखिए देखिए देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपसे पहले पूछना चाह रहे हैं, लिखिए कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। ऐसे ही कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, आयनिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चलो भैया लिखो कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत करने जा रहे हैं, बताओ कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है दोस्त। बहुत बढ़िया दोस्त, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, बहुत अच्छे दोस्त। अब सुनिए, कोई बोले सर आप कैसे बता रहे हो इसको, तो हम बोल रहे हैं यू हैव 1 लीटर वाटर। सपोज करिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, जानते हो इसको 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर है जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, हाँ तो डेंसिटी इसकी वैल्यू जो होती है 1 ग्राम पर ml, यही तो होता है। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब ये होता है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, मतलब ये है कि अगर 1 ml वाटर ले रहे हो आप
तो उसमें कितने ग्राम है? तो 1 ml वाटर का मतलब ये होता है कि उसमें 1 ग्राम वाटर है, यही तो है भैया। तो अगर आप इसको 1000 ml कह दे रहे हो, 1000 ml वाटर, तो इसमें कितने ग्राम वाटर होंगे बताओ दोस्तों? 1000 ग्राम होंगे। तो 1000 ग्राम वाटर हम कह सकते हैं। जैसे हम लोग घर में जब पानी पीते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा घर के लोग ये बोलते हैं 1 लीटर वाटर है, 1 kg वाटर है, बात बराबर होती है। चाहे 1 लीटर पानी बोलो, चाहे 1 kg पानी बोलो, बात बराबर है। डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, इसलिए ठीक है दोस्त। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो 1000 बाई 18 मोल्स वाटर भी तो कह सकते हैं। अबे 1000 ग्राम है तो इतने मोल्स वाटर भी कह सकते हैं। तो दोस्त एक बात बताइए, एक बात बताइए, 1000 बाई 18 की वैल्यू 55.55 होती है, 55 मोल्स है, और यही मोलारिटी की डेफिनेशन है। 1000 ml सॉल्यूशन में, सुनो तो, 1000 ml सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होते हैं वही तो मोलारिटी होती है, मोलारिटी कैपिटल M। तो दोस्त मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55, क्योंकि 1000 ml वाटर में 55.55 मोल वाटर है। हम लोग घर में पानी पीते हैं, हमें रेकमेंडेड कितना होता है? 3 लीटर वाटर अ डे कंज्यूम करने का रेकमेंडेड होता है। तो 3 लीटर में आप निकाल सकते हो कितने मोल वाटर कंज्यूम करते हो, कितने, समझ रहे हो, कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम कर सकते हो। ये मोल कॉन्सेप्ट में ये सारे क्वेश्चन कराए गए होंगे आपको कि भाई आपने 3 लीटर वाटर दिन में कंज्यूम किया, कितने मोल वाटर कंज्यूम किया, कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए, कितने प्रोटॉन कंज्यूम किए बाहर से, है ना। तो वो सब कराया जाता है कि 1000 ml में। मोलारिटी में भी आपने देखा होगा यही चीज, ठीक है दोस्त। 1000 ml सॉल्यूशन में जितने मोल सोल्यूट की मोलारिटी की डेफिनेशन यही तो होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी समझ में आ गया? क्लियर हो गया दोस्त? अब चलिए लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हेडिंग लिखो, हेडिंग डिसोसिएशन ऑफ वाटर। आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ चल रहे हैं भैया, अभी शुरू थोड़ी किया है, अभी तो जस्ट बता रहे हैं। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, बता दें इसको ऑनलाइन वालों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डिसोसिएशन ऑफ वाटर लिखिए जरा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब उसके बाद उसमें लिखना शुरू करिए, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज, लिखिए डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज, पहले बोल दिया करो भैया रुकने वालों, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, रुकने वालों पहले बोल दिया करो। अच्छा हम लोग, हम हटा देते हैं उसको। डिसोसिएशन ऑफ वाटर में लिखिए, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब समझते हो? हीट देने के बाद और टूटता है वो, हीट देने के बाद और टूटता है ना। इसका मतलब है कि अगर हीट आप दोगे तो वाटर का स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कोई बोले अच्छा इसका मतलब कुछ डिसोशिएट होता होगा, उसके बाद उसको हीट करेंगे तो फर्दर डिसोशिएट कर जाएगा। तो एक कन्वेंशन बनाया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम वही करने जा रहे हैं। लिखिए, मतलब लिखा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसका मतलब है कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस with rise in temperature। लिखो, that means dissociation of water increases with rise in temperature। that means dissociation of water increases with rise in temperature। that means dissociation of water increases with rise in temperature, है ना दोस्त। dissociation of water increases with rise in temperature, ठीक है दोस्त। अब देखो, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम करने जा रहे हैं, लिखिए उसके नीचे लिखिए at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे याद करना है आपको। at 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो H2O का डिसोसिएशन होता है, H2O का, उसे याद रखो आप लोग कि H2O डिसोशिएट होकर बनाता है H+ और OH-। सपोज करो आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर, सपोज करो आपके पास 1 लीटर वाटर है ना। तो 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं? 55.55। तो बोलते हैं कि जो ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पे ये सिर्फ 10⁻⁷ डिसोशिएट होता है। तो जैसे आप बोलते थे A-X, तो ये कितना बनेगा? H+, ये भी तो 10⁻⁷ आएगा। OH- कितना आएगा?
ये भी 10⁻⁻7 आएगा। अबे 55.55 1 लीटर में तो होता है ना। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको पता है कि ये 10⁻⁷ डिसोशिएट हो जाता है, हमें बताया गया है हम लोगों को। तो 10⁻⁷ डिसोशिएट होता है तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर ये 10⁻⁷ डिसोशिएट किया तो ये भी 10⁻⁷ ही बनेगा और ये भी 10⁻⁷ बनेगा दोस्त। तो अगर 1 लीटर वाटर आप किसी कंटेनर में लेते हो, कंटेनर ड्रॉ कर लेना, बना लेना भैया ऐसे कंटेनर, किसी कंटेनर में 1 लीटर वाटर ले रहे हो, 1 लीटर वाटर का मतलब है कि 55.55 मोल ले रहे हो। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका डिसोसिएशन है वो 10⁻⁷ डिसोशिएट हो जाएगा। तो 10⁻⁷ डिसोशिएट करेगा तो दोनों प्रोडक्ट जो बने हुए हैं H+ और OH- वो भी तो 10⁻⁷ बनेंगे। कोई बोले अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर कम कर दोगे तो 10⁻⁷ से कम हो जाएगा H+ और OH-। लेकिन जो भी होएगा दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, दोनों के सेम है। ये 10⁻⁷ है तो ये भी 10⁻⁷ होगा, ये 10⁻8 होगा तो ये भी 10⁻8 होगा। तो लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे IUPAC कन्वेंशन हम लोग को बता दिया गया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको pH, pOH ये सब बताने जा रहे हैं, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में यही करेंगे, pH, pOH यही सब करेंगे, है ना दोस्त। तो pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जैसे pH ऐसे लिखा जाता है, सुनो, स्मॉल p लिखते हैं और इसके शोल्डर पे ऐसे कैपिटल H लिखते हैं, है ना, स्मॉल p के शोल्डर पे, समझ में आ रहा है? ये ऐसे लिखा जाता है, कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखते हो ऐसे स्मॉल p। अब 11th में पहली बार देख रहे होगे बहुत लोग ऐसे। तो pH एक वैल्यू होती है किसी भी चीज की, निकाला जाता है, क्या होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा अभी बताएंगे थोड़ी देर में। pH ऐसे, तो इसको सुनो, तो pH एक ऑपरेटर है, pH के सॉरी pH जो है इसके साथ ये लगाते हैं -log H+। तो कोई बोले -log क्या है? ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर में कोई चीज फिट करोगे, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ H+ फिट करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। कोई बोले सर हम तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालना जानते हैं, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर यूनिट वॉल्यूम ये तो होता है। तुम बोलोगे सर हमें कंसंट्रेशन निकालना आता है, तो pH अब कैसे निकालोगे? -log H+ कर दो, ठीक है दोस्त। H+ पता है उसका लॉग ले लो, और ये 10 बेस पे होता है, 10 बेस पे। ऑनलाइन वालों दिख रहा है ये 10 जो लिख रहे हैं, 10 बेस पे है ये। अब देखिए ऐसे ही, हाँ दोस्त, अगर कोई बोले POH, सुनो तो, कोई बोले किसी भी आयन के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे POH निकालना है, अगर P लिखा आपने उसके शोल्डर पे ऐसे OH बड़ा सा, तो इसकी वैल्यू आती है -log OH-, ये भी 10 बेस पे है, और ये अंदर क्या रहता है? कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन नहीं होता, यहाँ लिखते हैं, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर PCl अगर लिखते हैं हम, PCl भी तो हो सकता है, तो उसको क्या लिखोगे? -log Cl- का कंसंट्रेशन, आएगा कि नहीं आएगा? कोई बोले सर हम P सल्फेट लिख देते हैं, P सल्फेट, चार्ज यहाँ नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, ना H+, ना OH-, ना Cl नहीं है, P सल्फेट। तो हमें पता है ना सल्फेट के चार्ज कितना होता है, -2। लॉग के अंदर क्या लिखोगे? सल्फेट का कंसंट्रेशन, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर हम P सोडियम लिख देते हैं, PNA, Na ऐसे सोडियम, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? ये log ऑफ Na+। तो दोस्त ये -log एक ऑपरेटर है, वो कब लगाया जाता है? जब अगर ऐसा कुछ आपको सिंबल दिख जाए स्मॉल p के साथ, उसके शोल्डर पे ऐसे कोई चीज लिखी हुई मिल जाए, तो उसको क्या लिखोगे? सीधे -log ऑफ दिस। समझ में आ रहा है दोस्त? जल्दी करो, इतना कॉपी करो, ये डिफाइन है, ऐसे डिफाइन किया गया है, कुछ ऑपरेटर्स हैं ये। तो आपको कंसंट्रेशंस की वैल्यूज पता है, तो लिखते क्यों नहीं हो? अच्छा बहुत बढ़िया दोस्त, थोड़ा और सब लोग थोड़ा तेजी में लिखो भैया इसको। PNA हो गया, PH, POH, PCl, P सल्फेट, ऐसे किसी भी चीज का हम लोग P कर सकते हैं। कोई बोले आपने KP KC पढ़ाया था, कोई बोले PKC क्या होगा, तो PKC की वैल्यू क्या लिखोगे? -log, अरे KC, अब ठीक है KC को तुम स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, जैसे भी रखो, बात तो आंसर वही, उसकी वैल्यू तो वही रहती है ना। PKP को ही पूछे तो PKP लिखोगे तो क्या आएगा भाई? -log ऑफ KP। मतलब कोई भी चीज कर सकते हो, ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर में अगर आपने फिट किया, जैसे P ऑफ समथिंग लिखा, तो पक्का वो -log ऑफ वही पर्टिकुलर चीज आ जाएगी, ठीक है। किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी भी कटायन के लिए, किसी भी अनायन के लिए। कॉमनली हम लोग H और OH के लिए जानते हैं, और ये पूरा का पूरा 10 बेस पे होता है, पूरा का पूरा 10 बेस पे, लॉग जो होता है 10 बेस पे, ठीक है दोस्त।
इतना क्लियर हो गया? हटा दे रहे हैं इसमें। अब देखो, कोई बोले अच्छा इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, जो हमने वाटर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताया था उसी के लिए बता रहे हैं। लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही लिखना, कैलकुलेट पीएच। कैलकुलेट क्या करना है आपको? पीएच। देखो इधर, कैलकुलेट ऐसे, कैलकुलेट पीएच कॉमा पीओएच कॉमा पी के डब्ल्यू, हाँ ऐसे पी के डब्ल्यू, ऐसे ऐसे लिखना, पी के डब्ल्यू, है ना, और पी के ए। सुनो तो बे, जो लिख रहे हैं उसको देखो बोर्ड पे, पी के डब्ल्यू लिखा है हमने, और फिर लिखा है पी के ऊपर के ए, या पी के इक्विलिब्रियम, पी के इक्यू, ठीक है, पी के इक्यू, इक्यू बोले तो इक्विलिब्रियम, पी के ऊपर है ये दोस्त, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कैलकुलेट pH, pOH, pKW, pKEQ and degree of dissociation alpha, है ना दोस्त, and degree of dissociation alpha for water at 25 degree centigrade. Calculate pH, pOH, pKW, pK equilibrium and degree of dissociation alpha for water at 25 degree centigrade, है ना दोस्त, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको निकालना है। लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक बार बताते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एक ऐसे आप एक काम करेंगे, आप ये बीकर बनाएंगे, ऐसे एक बीकर बना लो और बीकर में वाटर का डिसोसिएशन लिखना है। सुनो तो दोस्त, वाटर डिसोशिएट करता है तो क्या बनाता है? H+ और OH-, और आपको बोल दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी हम टेम्परेचर चेंज भी करेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके मोल्स क्या थे, कितने मोल्स थे बे? 1 लीटर वाटर था, सपोज करिए आपके पास 1 लीटर वाटर था, तो 1 लीटर वाटर था तो कितने मोल थे इसके? 55.55, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें से रिलीज कितने हो जाते हैं? 10⁻⁷। तो H+ कितना बनेगा? 10⁻⁷। OH- कितना आएगा? 10⁻⁷। ठीक है दोस्त, यही आएगा। चलो जल्दी करो। टेन पावर -7 और 10⁻⁷, ये वैल्यूज आएंगे इसकी, H+ और OH- की। तो क्या आपको ये पता लग गया कि H+ का कंसंट्रेशन कितना है दोस्त? बताओ, कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, और इतना ही कंसंट्रेशन OH- का है। दिख रहा है भैया सबको ये? हाँ दोस्त, तो pH की वैल्यू क्या आएगी? pH आता है -log10 बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ H+, यही आता है दोस्त। तो इसकी वैल्यू -log ऑफ क्या करोगे? 10⁻⁷ करोगे। हाँ, तो pH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। समझ गया दोस्त? तो इसका मतलब है, अगर आप लोग वाटर लेते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बार बार हम बोल रहे हैं, अगर आपने 25 से इधर उधर किया, pH इज इक्वल टू 7 नहीं आएगा। ये समझ गए? बताओ दोस्त, ये H+ हो गया। वैसे POH करोगे तो कितना आएगा? क्या वो -log OH- आएगा? और -log OH- का मतलब क्या होता है दोस्त? -log 10⁻⁷, है ना दोस्त। कितनी वैल्यू आ जाएगी? -7, और इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि बोथ pH एंड POH दोनों की वैल्यू 7 आ रही है। लेकिन ये वाटर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो अगर वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ऐसा हो रहा है ना दोस्त। एक नई चीज डिफाइन की जाती है वाटर केस में, जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट, ये डिफाइन है, आयंस का प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं KW से, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को बोलते हैं KW, और उसकी वैल्यू होती है H+ इंटू OH-। अरे जो तो आयंस होते हैं, उन्हीं के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन को बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट।
ये डिफाइन है ऐसे, आयनिक प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया गया, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, ये डिफाइन है ऐसे। अरे जब आयनिक प्रोडक्ट बोल रहा है मतलब आयंस का प्रोडक्ट, ठीक है दोस्त, सबको समझ में आ रहा है, ऐसे डिफाइन है। तो दोस्त अगर ये बताओ KW की वैल्यू क्या आएगी फिर? अरे H प्लस कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 10 पावर माइनस 7। OH माइनस कितना है? 10 पावर माइनस 7। तो KW की वैल्यू कितनी आ गई? 10 पावर माइनस 14 आ गया। और दोस्त सुनो तो, अगर KW इतना है तो PKW कैसे निकालोगे? माइनस लॉग KW होता है, ये तो करोगे। इसका मतलब माइनस लॉग 10 पावर माइनस 14। ऑनलाइन वालों दिख रहा है ये किनारे एकदम कॉर्नर पे? यस सर। 10 पावर माइनस 14। हाँ दोस्त 10 पावर माइनस 14 कितना आएगा PKW? PKW आने वाला है 14। तो अगर वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया है तो pH की वैल्यू आ गई 7, POH की वैल्यू 7 और PKW की वैल्यू क्या आ गई? 14, है ना दोस्त? PKW की वैल्यू 14 आ गई। बताओ भैया, ऑनलाइन वाले कॉपी कर लिए? यस सर। यस। थोड़ा जल्दी बोला करो, नहीं तो तुम लोग कुछ पूछना बंद कर देंगे दोस्त, और हम यहाँ ऑफलाइन वाले करते रहते हैं, तुम्हारे चक्कर में रुकेंगे नहीं। देखो दोस्त यहाँ पे क्या होता है, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस है, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस है। आप दोनों तरफ लॉग ले लो, यही आंसर आने वाला है। लॉग ले लो, जैसे एक बात बता रहे हैं, लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग KW इज इक्वल टू लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस। लॉग A इंटू B को लॉग A प्लस लॉग B बोल सकते हैं। तो अगर आपने लॉग ले लिया, लॉग 10 बेस पे बोल रहे हैं, लॉग KW लेफ्ट साइड आएगा और इज इक्वल टू लॉग H प्लस कंसंट्रेशन प्लस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब देखो दोस्त, लॉग H प्लस और लॉग OH माइनस ये आ गया आपका, है ना दोस्त? समझ में आ रहा है भैया? अब इसके बाद करो, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लॉग KW, क्या माइनस लॉग KW को PKW बोल सकते हैं? और यहाँ माइनस लॉग H प्लस को क्या बोल सकते हैं? PH। और माइनस लॉग OH को क्या बोल सकते हैं? POH। इसका मतलब जो आयनिक प्रोडक्ट है KW, ऑल्दो वो KW क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, लेकिन PKW क्या है? एडिशन हो जाएगा। समझे? इस रिजल्ट को भी याद करो आप, मतलब लिखो तो अभी बहुत बेसिक से चल रहा है ये फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारा ड्रामा चल रहा है। फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH की वैल्यू 7 होती है, POH की वैल्यू भी 7 होती है, PKW की वैल्यू 14 होती है। PKW की वैल्यू एक्चुअली में PH प्लस POH भी कह सकते हो। अब भाई 7 7 14 तो आना है, 14 तभी तो आया, ये भी 7 ये भी 7, तभी तो 14 आया था वो। ठीक है दोस्त, अभी हम चेंज करेंगे, स्केल ही चेंज कर देंगे। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ रहे हो इतना? इसी के बेसिस पे आपको पीएच स्केल बताई जाती है। समझ में आ रहा है दोस्त? लिखिए पीएच, इसी में, अभी इसी में चल रहा है क्वेश्चन यहीं पे। अरे अल्फा भी अभी निकलवाएंगे, लेकिन पहले पीएच स्केल बता दें, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताएंगे। लिखो पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल फॉर वाटर, ऐसे पीएच स्केल, ये पीएच स्केल बोल सकते हो या पीओएच स्केल बोल सकते हो, एक ही बात है। पीएच स्केल फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बार बार हम बता रहे हैं आपको, एट 25, क्योंकि बुक्स में सिर्फ 25 बताते हैं, आईआईटी वाले 25 के बियॉन्ड भी निकल सकते हैं। पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना दोस्त? आप एक बात बताओ, एक स्केल बनाई जाती है ऐसे, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? जीरो से शुरुआत करते हैं, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यही तो होता है भाई। 7 बीच में आता है, यहाँ पे 7, और ये 14 आखिरी में रहता है, और 0 कहाँ रहता है? शुरू में। बोलते हैं अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम आता है, तो 7 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन, तभी तो बोलते हो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे
किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम है तो उसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बता रहे हैं, अगर सॉल्यूशन का पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। कोई बोले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच 7 है तो उसको क्या बोलोगे? न्यूट्रल। समझते हो भैया? तो पीएच स्केल में क्या एक चीज बताई जाती है कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच स्केल बनाओगे तो उसमें 14 कॉलम्स आएंगे, और 14 कॉलम्स में अगर पीएच इज इक्वल टू 7 हुआ किसी सॉल्यूशन का तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल है वो सॉल्यूशन। और पीएच अगर 7 से कम आ गया तो बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और पीएच अगर 7 से ज्यादा आ गया तो उसे बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। जल्दी करो भैया, अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच इंक्रीजिंग है ना ये पीएच, अरे पीएच इधर की तरफ जा रहा है ना इससे। अगर पीएच बढ़ाओगे तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी? क्या डिक्रीजिंग होती है? अबे पीएच इधर बढ़ता है और पीओएच किधर बढ़ता है? इधर की तरफ। अरे उल्टा कर सकते हो इसका, अगर कि कोई बोले सर हम पीओएच स्केल बनाएंगे, सुनो तो, पीएच और पीओएच का समेशन हैज टू बी 14 हमेशा होना है। तो जब पीएच की वैल्यू 14 होगी तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी? 0। जब पीएच की वैल्यू 13 होगी तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी? 1। पीएच की वैल्यू 12 होगी तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर उल्टा कर दोगे तो पीओएच स्केल बन जाएगी, इधर से कर दोगे तो पीएच स्केल बन जाएगी, है ना। अबे जब पीएच की वैल्यू 0 है तो पीओएच की वैल्यू 14 होगी, पीएच की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 13 होगी। तो उल्टा भी तो कर सकते हो, लेकिन सारी बुक्स में पीएच स्केल लिखा जाता है। हम जस्ट एक बात बता रहे हैं आपको, पीएच स्केल बना लिए। रुको बता रहे हैं, सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 है, और हमेशा अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमेशा पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 ही लिखोगे सारे, हर जगह। वाटर अगर उसमें है तो ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया। अब इसी में आपको, अभी तुम बोलोगे सर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने नहीं बताया। लिखिए, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसी में चल रहा है अभी। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, calculating dissociation constant of water, dissociation constant of water, calculating dissociation constant of water at 25 degree centigrade, calculating dissociation constant of water at 25 degree centigrade, calculating dissociation constant of water at 25 degree centigrade। भाई अगर तुमने चेंज कर दिया 25 से तो भले ही तुम्हारे स्कूल में उसके आगे ना पढ़ा गया हो, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा, बता रहे हैं। देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या लिखते हो? सुनो तो, अबे किसी का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट, के डिसोसिएशन ऐसे के डी आई डबल एस ऐसे लिख रहे हैं, देखो के लिखा, सबस्क्रिप्ट में लिखा है डी आई डबल एस, के डिसोसिएशन। तो क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर में होते हैं कि नहीं होते वे? और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अरे वाटर आएगा ना। ये भैया H2O नहीं लिखोगे क्या? डिनोमिनेटर में H2O भी तो आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। बताओ दोस्त। अब ये होता है तो इसका कैलकुलेशन नीचे कर रहे हैं, ये देखो नीचे नीचे यहाँ पे कर रहे हैं उसी चीज को लाके। सुनो तो भैया, अबे तो के डिसोसिएशन की वैल्यू, के डिसोसिएशन की वैल्यू ऊपर क्या आएगा? 10⁻⁷ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस होता है, 10⁻⁷ क्या होता है? OH माइनस। और नीचे क्या लिखोगे? नीचे 55.55 minus 10⁻⁷. 10⁻⁷ can be neglected as compared to 55.55. 10⁻⁷ जानते हो? वह बहुत छोटा होता है, 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है। 1 के कंपैरिजन में करीब 10 मिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है। 1 मिलियन जानते हो कितना होता है? 10 लाख, 10 की पावर 6। 10 मिलियन कितना होगा? 10 की पावर 7। तो मेरे दोस्त, 1 के कंपैरिजन में 10 मिलियन मतलब बहुत छोटा होगा ना, 1/10 मिलियन। तो भैया इसके कंपैरिजन में तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। अबे 1 रुपीज में तुम्हारे पास सपोज करो तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज है, 1 मिलियन रुपीज 10 लाख रुपए हैं। कोई बोले हमसे तुम एक काम करो, 0.1 रुपीज ले लो या उसमें से निकाल दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? समझ रहे हो दोस्त? वैसे ही तो है ये, नेग्लेक्टेड हो सकता है ये। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं? क्या 55.55 रख सकते हैं? बताओ भैया।
तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 14 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 55.55 को अभी बोले थे कि 1000/18 होता है, तो इसको पलट दो तो इसकी वैल्यू 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16 आ रही है दोस्त। लो बता नहीं रहे तुम लोग। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाँ दोस्त, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ रहा है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा तो सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, है ना दोस्त। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो कोई बोले वाटर का, फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ये पी के डिसोसिएशन बताओ, पी के डिसोसिएशन, पी के डिस ऐसे पी और उसके ऊपर सबस्क्रिप्ट पे ऊपर क्या लिखा के डिसोसिएशन। तो पी के डिसोसिएशन की वैल्यू क्या माइनस लॉग के डिसोसिएशन आएगा दोस्त। ले यार बता नहीं रहे हो। तो माइनस लॉग के डिसोसिएशन का मतलब है माइनस लॉग वही जो के डिसोसिएशन की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16 आएगा भैया, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16 इतना आएगा। अभी हम सॉल्व करके बता रहे हैं क्या आने वाला है ये, समझ रहे हो भैया। जल्दी करो इसको, इतना यहाँ तक पहुंचो, जल्दी पहुंचो। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 16 होती है, उसका लॉग लेके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे जिसको पी के डिसोसिएशन बोलेंगे, वो एक्चुअली में 15.7 आएगा। ठीक है, कोई बोले सर कैसे किया आपने, तो चलो लॉग वाला नहीं जानते हो क्या। अरे उसको तुम ऐसे माइनस लॉग एक बार 1.8 अलग कर लोगे और फिर माइनस लॉग 10 पावर माइनस 16 अलग कर लोगे, दोनों अलग अलग कर लोगे। तो जब दोनों अलग करोगे तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 क्या 0.3 होती है, log 2 की वैल्यू तो ये आ जाएगा माइनस 0.3010, और ये माइनस ऑफ माइनस 16 क्या आ जाएगा प्लस 16, तो वही तो आ रहा है 15.7। अबे log a इंटू बी को log a प्लस log b कर सकते हैं, माइनस साइन पहले है, तो ये ऐसे माइनस लॉग 1.8 को माइनस लॉग 2 मान लो अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 तो आती है। तो 15.7 आपको समझ में आ रहा है, ये तो सॉल्यूशन बता दिया हमने ऐसे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जल्दी से बता दो वाटर का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वाटर क्या होगा। बहुत प्यारा दोस्त, इन्होंने बोला है कुछ और, बाकी कोई लिखो तो, अरे हेडिंग तो लिखो, काहे इतना शॉक ले रहे हो तुम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालोगे हम बता रहे हैं ना आप लोगों को। कर लिया इतना, सुनो तो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, अमाउंट डिसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल अमाउंट टेकन। वाटर डिसोशिएट कर रहा है ना, अमाउंट कितना डिसोशिएट हुआ 10 पावर माइनस 7, इनिशियल अमाउंट क्या लिया था 55.55, नहीं समझ रहे हो भैया। तो अल्फा की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 जो कि अमाउंट डिसोशिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट टेकन, तो 55.55 यही तो आएगा, और 10 पावर माइनस 7 न्यूमरेटर में है, और 55.55 को 1000/18 भी तो लिख सकते हो, तो जिससे सिंप्लीफाई इजीली हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9। जल्दी कॉपी करो भैया, जल्दी कॉपी कर लो सब लोग। वन 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 ही आएगा ना, कि कुछ और आएगा। वन 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 आएगा, है ना दोस्त। ठीक है, अब एक काम करो तुम लोग,
तुम बोलोगे सर आईयूपीएससी ने तो हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। एक बार आईआईटी में क्या क्वेश्चन आया, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आया एडवांस में। उन्होंने बोला वाटर का डिसोसिएशन हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं। ये जो पीएच पीओएच अल्फा सब साला गलत है, सब गलत है, ये कुछ नहीं काम आएगा वहां पे, है ना। तुम्हें फिर से डिराइव करना पड़ेगा सब कुछ। आज तक किसी स्कूल की टेक्स्ट बुक में इसको बदला नहीं गया है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मानते हैं। तुम कैलकुलेशन करना सीख लो, ठीक है, बाकी जब होगा तो देखा जाएगा। हो सकता है आईआईटी वाले फिर पूछ लें, क्योंकि एक बार उनको आदत लग जाती है तो फिर बुरी होती है आदत ना, समझ रहे हो भैया। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पता लग गया पीएच। अब कोई बोले अगर हम लोग टेम्परेचर गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, गल्फ कंट्रीज जानते हो जहाँ टेम्परेचर हमेशा 25 के ऊपर ही गर्मियों में रहता है ना। अरे अपने इंडिया में राजस्थान में चूरू यहाँ सब भी तो होता है। गल्फ कंट्रीज में चले जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। कोई बोले वहां पीएच इज इक्वल टू 7 पे, बताओ वाटर न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कोई बोले हम कोल्ड कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में या फिर मॉस्को ऑस्को में टेम्परेचर कम ही रहता है 25 से जनरली, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पे पीएच इज इक्वल टू 7 पे। या वहां पे वाटर का डिसोसिएशन कैसा होगा, मतलब उस कंडीशन में कोई बोले मॉस्को में बैठा है जहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बोले बताओ H प्लस कितना होगा, OH माइनस कितना होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, अल्फा कितना होगा, KW कितना होगा, PKW कितना होगा, है ना दोस्त। कोई बोले हम गल्फ कंट्रीज में है मान लो, है ना, अरेबियन कंट्रीज में टेम्परेचर वहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड 45 है, वहां पे बताओ पीएच वाटर डिसोशिएट कर रहा है, कितना डिसोशिएट कर, 1 लीटर वाटर सबके पास है, कोई बोले कितना डिसोशिएट कर रहा है H प्लस OH माइनस, ऐसे करके आप बताओ। तो पूरी की पूरी जो पीएच स्केल जानते हो ना तुम कि 14 कॉलम होते हैं, उसमें 14 कॉलम ही नहीं रहेंगे, सब गलत हो जाएगा। तो अभी हमने जो आपको बताया है एक बार समराइज करा दें। रुक जाना अभी, रुकिए रुकिए, अलग से अभी रुक जाओ। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रुकोगे, आपने फॉर प्योर वाटर या फॉर वाटर क्या क्या देखा है हमको बताओ। पीएच की वैल्यू कितनी है बे? क्या देखी? 7। पीओएच की वैल्यू कितना देखा? 7। KW की वैल्यू कितनी देखी? KW 10 पावर माइनस 14। PKW की वैल्यू क्या देखा? बहुत बढ़िया दोस्त, 14। PK डिसोसिएशन कितना देखा? 1.8। हाँ 1.8 इंटू, अबे नहीं, ये 15.7 है, ठीक है मान लिया आपने। वो एक्चुअली तुमने के डिसोसिएशन देखा था ना, समझ में आ रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी देखी थी? 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये देखे थे। ये फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिजल्ट आता है। H प्लस और OH माइनस की वैल्यूज क्या हुआ करती थी यहाँ पे? 10 पावर माइनस 7 बता रहे हो तुम लोग, ठीक है, यही तो होता था। कोई बोले अब हम एक काम करते हैं, वाटर का डिसोसिएशन ऐसे होता था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लिखिए हेडिंग लिखिए, पीएच स्केल ऑफ वाटर, पीएच स्केल फॉर वाटर, pH scale for water at T greater than 25 degree centigrade. pH scale for water at T greater than 25 degree centigrade. pH scale for water at T greater than 25 degree centigrade. ठीक है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, सुनो तो, लिख लिया इसको। कोई बोले सर वाटर जो डिसोशिएट कर रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रुकिएगा, वाटर डिसोशिएट कर रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको पता है H2O से हम लोग लिखते थे H प्लस प्लस OH माइनस, यही तो लिखते थे दोस्त। अब आपसे कोई पूछे कि ठीक है सर डिसोशिएट कर रहा था 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, 1 लीटर वाटर अगर आपने लिया हुआ है, हम टेम्परेचर बता रहे हैं 25 से आगे है, तो इसके 55.55 मोल थे, बताओ बे। अगर आपने टेम्परेचर 25 से बढ़ा दिया तो इसमें से कितना डिसोशिएट करेगा? 10 पावर माइनस 7 होगा या 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा या माइनस 7 से कम? डिसोसिएशन बढ़ जाएगा ना वाटर का। रूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो डिसोशिएट कर रहा है उससे ज्यादा डिसोशिएट करना शुरू करेगा, तो H प्लस और OH माइनस 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा आएंगे। 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा 10 पावर माइनस 8 है ना, हाँ 10 पावर माइनस 7 से ज्यादा 10 पावर माइनस 8 नहीं होता, माइनस 6 होता है ना, पावर थोड़ी बड़ा। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट मान लिया। कोई बोले 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 5 भी हो सकता है, हमने मान लिया 10 पावर माइनस 6, ठीक है।
ज्यादा है, लेकिन ये लेट हमने किया है लेट, तो H प्लस और OH माइनस कितने बनेंगे? अबे वो भी 10⁻⁶, ये भी 10⁻⁶, यही आएगा। तो सुनो तो दोस्त, कोई बोले इस टाइम pH की वैल्यू क्या आएगी? क्या हाँ, माइनस लॉग 10⁻⁶, यही तो आएगा। क्या इसकी वैल्यू 6 आ रही है? कोई बोले सर इस टाइम POH की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, तो -10⁻⁶ इज इक्वल टू 6 आएगा। कोई बोले इस टाइम KW की वैल्यू क्या आएगी? KW, हाँ तो वो तो KW एक्चुअली डिफाइन ऐसे है आयनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट। तो 10⁻⁶, 10⁻⁶ क्या हो जाएगा? 10⁻12। तो अगर 10⁻12 है तो PKW क्या आएगा? तो PKW आएगा माइनस लॉग ऑफ KW या माइनस लॉग ऑफ 10⁻12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब 10 बेस पे चल रहा है, 12 आएगा दोस्त। अभी सुनो तो, अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। कोई बोले सर ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K डिस, है ना, K डिसोसिएशन, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे बोलोगे ये तो? हाँ दोस्त, H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन क्या होता है? वाटर होता है, यही होता है ना कंसेंट्रेशन। अबे तो H प्लस कितना है? 10⁻⁶, OH माइनस कितना है? 10⁻⁶, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10⁻12, और डिनोमिनेटर में वाटर 55.55 ही तो रहेगा अप्रोक्सीमेटली, वही रहेगा ना भैया। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁻, तो साले नहीं बता रहे, -14, यही आएगा दोस्त। तो भैया पी के डिस कितना आएगा? पी के डिस 13.7, बहुत बढ़िया दोस्त। अरे तो माइनस लॉग ऑफ के डिस आएगा ना, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻14, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 13.7। अगर हम आपसे पूछें अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, रुक तो जाओ। अल्फा क्या होता है? अमाउंट डिसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल अमाउंट टेकन। कितना डिसोसिएट हुआ है? 10⁻6, और कितना लिया था इनिशियली? बहुत प्यारा दोस्त, 55.55। कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 10⁻8 आ रहा है। तो सारी वैल्यूज चेंज हो गई। अब पीएच अलग आ गया, सुनो तो, पीएच अलग आ गया, पीओएच अलग आ गया, केडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू, ये 25 वाले से अलग आ रहा है सब। कोई बोले पीएच स्केल पे क्या फर्क पड़ेगा? पीएच स्केल जो होगी वो आप जानते हो कितने लाइन की हो जाएगी? 12। 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पे न्यूट्रल, 7 8 9 10 11 और 8 12, है ना दोस्त। अब कोई बोले 0 से 6 अगर पीएच है अगर किसी का, तो हम बोलेंगे एसिडिक है। और अगर 6 से लेके 12 के बीच में है उधर आगे, तो इसे अल्कलाइन बोलेंगे या बेसिक बोलेंगे, है ना दोस्त। अल्कलाइन और बेसिक। और एग्जैक्टली अगर पीएच 6 से कहीं पे, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल है वो सॉल्यूशन, है ना दोस्त। तो इसका मतलब गल्फ कंट्रीज में जहां पे टेम्परेचर 40-50, मान लो ऐसा है टेम्परेचर 25 से ज्यादा है, अगर pH इज इक्वल टू 7 तुमको दिया जाता है तो क्या कहोगे उसको? अबे उसको बेसिक कहोगे। अगर तुम चले जाओ भाई वहां पे गल्फ कंट्रीज, अरेबियन में कहीं पे, और आपको गिलास पानी दे दे, बोले इसका pH 7 है, बताओ यहाँ के एसिडिक होगा या बेसिक होगा? आईयूपीएसी के हिसाब से बेसिक कहोगे ना उसको। अगर वहां पे आपको दे जा रहा है आईयूपीएसी कन्वेंशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और गल्फ कंट्रीज में जाते हो, कतर, दोहा, बहरीन, वहां सब जाते हो, मान लो दुबई में और गर्मियों में, और आपको दे दे pH इज इक्वल टू 7 लिखा है बॉटल पे, तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो अल्कलाइन होगा, क्योंकि 7 उस टाइम क्या मानोगे? अल्कलाइन मानोगे। समझ में आ? जल्दी इसको कॉपी करो, जल्दी कॉपी करिए भैया। जल्दी कॉपी करो, और एक हम और बता देते हैं। ये तुम लोग करके हमको बताओगे, हम हिंट कर दे रहे हैं बस। तीसरी वाली जो पीएच स्केल बनाना चाहते हैं टेम्परेचर लेस देन 25 पे, हम डब्बा बना दे रहे हैं, बाकी तुम लोग कॉपी में करो, देखते हैं क्या करते हो। यही सब बताना है, पीएच, पीओएच, केडब्ल्यू, यही सब बताना। देखो ऐसे
पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, केडब्ल्यू और के डिसोसिएशन लाइन से यहाँ तक बता रहे 8 ले लो 8। भाई अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो पक्का वो पहले से कम डिसोशिएट करेगा, तो कम डिसोशिएट करेगा तो इसका मतलब है पहले 1 लीटर वाटर ही ले लेना, तो 1 लीटर का मतलब 55.55 था, उससे कम कितना आएगा 10⁻⁷ से कम, और 10⁻⁸ मान लो उसको, और इसका मतलब लेट किया है उसे, और वैसे भी हो सकता है, तो H प्लस बनेगा 10⁻⁸ और OH माइनस बनेगा 10⁻⁸। तुम एक काम करो, हमको यही सारे करके पीएच स्केल बना दो, ये सारे पीएच, पीओएच, केडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू, के डिसोसिएशन, पी के डिसोसिएशन, अल्फा और पीएच स्केल। तो हमने 25 डिग्री सेंट, गड़बड़ हो गया क्या कुछ? ठीक है ना? हाँ तो बनाओ ना, अभी ये सब कौन निकालेगा बे? अरे ठीक है, बाकियों को भी करने दो। अरे तो ये सारे आंसर लिखो ना, साफ साफ तो लिखो। तो ये सेम ही है वो, यहाँ पे ठीक है डिसोसिएशन बोल दिया क्योंकि वो चीज डिसोशिएट हो रही है। अरे वही चीज है बेटा, कोई नया थोड़ी। बताओ दोस्त क्या किए? हाँ लाइन से लिखो, अरे थोड़ा सा एलैबोरेट करके भी लिख लो, तुम तो आंसर लिखते जा रहे हो यार, तो थोड़ी तो बस आंसर ही लिखोगे क्या? जल्दी करो भैया। 16 कॉलम्स, हाँ कॉलम्स तो बना लो, 16 कॉलम्स तो बना लो दोस्त। हाँ कॉलम्स बना लो, दिखे तो कॉलम्स के डिसोसिएशन की वैल्यू। बनाओ दोस्त, करते जाओ, लिखते जाओ, हो जाएगा। कर लिए? हाँ हाँ 16 कॉलम तो बनाना अभी, चलो पहले एक एक करके लिखो। हाँ और पीएच इज इक्वल टू एटलीस्ट उतना लिखा करो, -log 10⁻⁸ लिखा करो। तुम लोग सीधे 8 लिखते जा रहे हो, अच्छा है, मतलब फाइनली आंसर कर ले रहे हो तो अच्छा है। सर हो गया। बहुत बढ़िया दोस्त। क्या किया भैया? हाँ करते रहो दोस्त, करते रहो, ठीक है, सही कर रहे हो। पीएच स्केल में 16 कॉलम्स बनेंगे, और 8 से अगर नीचे हो गया तो एसिडिक होगा, और 8 से ऊपर हो गया तो उसको बोलेंगे बेसिक। बाकी अगर पीएच इज इक्वल टू 8 है तो उसको न्यूट्रल ही बोल देंगे, ठीक है? ये समझ गए भैया सब लोग? तो हमने अभी आपको पीएच स्केल बताया, अब एसिडिक बेसिक मतलब पीएच स्केल बताना जरूरी होता है ना, कि आपको पता तो रहे कि पी का मतलब क्या होता है, पी के डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, के डब्ल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या होती है। तो पीएच जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आईयूपीएसी ने कन्वेंशन लिया हुआ है। 25 के ऊपर आईआईटी वालों ने एक बार पूछा था, एक बार अब नीचे भी पूछ सकते हैं वो, हम आईआईटी वाला बताते हैं क्या पूछे थे वो। कॉपी कर लिया सब लोग? हो गया? अब आंसर हम लिखेंगे नहीं, हो गया होगा, है ना? तो अब एक बात बताओ दोस्त, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लिखो एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, बड़ा सिंपल सा था वो, खैर बहुत पहले का है। एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻13, 13 है ना? अरे 60 पे पक्का तो बढ़ेगा ना। एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻13, है ना दोस्त? अब बताओ कैलकुलेट पीएच, पीओएच, ऐसे कैलकुलेट पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, पीके डिसोसिएशन एंड अल्फा। कैलकुलेट पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, पीके डिसोसिएशन एंड अल्फा। कैलकुलेट पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, पीके डिसोसिएशन एंड अल्फा। ये सब्जेक्टिव में आया था कभी, पहले सब्जेक्टिव जैसे तुम लोग बोर्ड का पेपर राइट करते हो, स्कूल का पेपर, वैसे होता था पेपर, तो वो कैलकुलेट करने को बोला था, बहुत पहले का है ये। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा।
अरे तो P के W की वैल्यू 10⁻13 गिवन है, तो pH की वैल्यू 6.5 आएगी। नहीं समझ रहा हो दोस्त? ठीक है भैया, कर लोगे इसको? क्या कर रहे हो? तो सुनो, P के W की वैल्यू तुमको क्या गिवन है, सॉरी के W की वैल्यू गिवन है 10⁻13। तो H प्लस की वैल्यू और OH माइनस की वैल्यू क्या 10⁻⁻6.5 आएगी। 10 की पावर में है -6.5 और इतना ही आएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो दोस्त pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू कितना 6.5 और P के W इज इक्वल टू 13। P के डिसोसिएशन की वैल्यू 1 लीटर पानी मान के आप ले लेना, कितना आएगा देखो साले 10⁻13 अपॉन 55.55 ही तो लिखोगे। P के डिसोसिएशन की वैल्यू इतनी तो आएगी 10⁻13। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये के डिसोसिएशन है, के डिसोसिएशन है ना, यही आएगा दोस्त। कितना बोलते हैं इसको 1.8 इंटू -15 और P के डिसोसिएशन कितना आएगा, बहुत बढ़िया दोस्त 14.7। अल्फा की वैल्यू जो आएगी 10⁻⁻6.5 अपॉन ए, कोई गड़बड़ हो गया, ठीक तो है? हाँ ठीक है भाई, 1000/18, वो कैलकुलेशन बाद में करना, वो हमारा मतलब इससे नहीं है, हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब चलिए, समझ गया भैया, लिख लिया सब लोग? अब देखो, अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम बताने जा रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनके पीएच पीओएच निकालने जा रहे हैं। इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमें सिर्फ पीएच और पीओएच निकालना है सबका, समझ रहे हो? लिखो, इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर dissociation constant for acids are written as Ka। लिखो, in ionic equilibrium chapter dissociation constants for acids, in ionic equilibrium chapter dissociation constant for acids है ना, are written as Ka। ऐसे सुनो, एसिड के लिए ऐसे लिखते हैं, K dissociation constant लिखते हैं ना, A लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, मतलब A फॉर एसिड। अबे जैसे वाटर के लिए के डिस लिखते थे तुम लोग, कोई एसिड आएगा तो उसके लिए के डिस नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिखेंगे के ए। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी एसिड का लिखते हैं तो वो लिखा जाता है के ए से। वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज रिटन एज के बी, ऐसे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, उसको हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट ना लिखना, के ए और के बी के फॉर्म में लिखना दोस्त। ठीक है, के ए बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को और के बी बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस को। ठीक है भैया, अब अप्रोक्सीमेशन देखिए, लिखिए एक और चीज, मतलब कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने के पहले जो जरूरत की चीजें हैं वो तो बता दें, क्या क्या लिखोगे आप? ठीक है, लिखिए नेक्स्ट वाला, अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम। अप्रोक्सीमेशन एक होता है यहाँ पे हमेशा जो यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। जो अप्रोक्सीमेशन यूज करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में वो देखो, अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बोलते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, देखो दोस्त, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखा है 1 + x, सुनो बे, 1 + x इक्वल टू 1 कह सकते हैं हम लोग। सुनो अभी, हमारी बात सुन लो पहले, 1 + x इक्वल टू 1 कहेंगे इफ, रुकिए अभी सुन तो लो पहले, इफ x इज लेस देन 0.1। इन्होंने ये बोला है कि अगर कहीं पे 1 + x लिखा है और x की वैल्यू 0.1 से छोटी है, इक्वालिटी नहीं है, देख लेना,
0.1 से छोटी का मतलब है 0.09 ऐसे टाइप से। तो x कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी। x को 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे अगर x की वैल्यू 0.1 से छोटी है। सुनो सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे 100 रुपीज है तुम्हारे पास, इसने ये बोला है 100 रुपी में अगर 10 रुपी से कम ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको हम कुछ नहीं मानेंगे। ये तो कहना चाह रहा है वो। अबे 1 में x को हम लोग कुछ नहीं मानेंगे अगर x की वैल्यू लेस देन 0.1 हुई। तो 100 में इसका मतलब अगर 10 से कम नंबर ऐड कर रहे हो, 100 में कोई बोले 7 8 6 ऐड कर दिया, बोलोगे कुछ नहीं ऐड किया, ऐसा यूज किया जाएगा। ये कहीं वॉलेट नहीं करेगा, हमेशा ये ट्रू है। इसलिए तो पहले ही बता दे रहे हैं शुरुआत करने के पहले। कोई बोले 100 में हमने 7 8 9 10 जो भी 10 नहीं 7 8 9 6 4 5 रिमूव कर दिया, तो बोलोगे कुछ रिमूव नहीं किया, वो 100 ही रहेगा। तो 1 plus x can be written as 1 if x is less than 0.1। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का अप्रोक्सीमेशन है, जो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्लास टू एंड क्लास आप लोग को यही हम यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी करो। 1 plus x को लिखते हैं हम लोग 1 if x is less than 0.1। ठीक है, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? मतलब हम ये अप्रोक्सीमेशन है। कोई बोले अच्छा ये अप्रोक्सीमेशन है, तो इस अगर हम आपसे बोले कि सपोज करो 10 पावर -3 में आप 10 पावर 3 ऐड कर रहे हो, बताओ क्या आएगा ये। -2 में 10 पावर -5 ऐड कर रहे हो, बताओ कितना आएगा। अरे 3 -3 + 3 10 0 होगा ऐसा। अरे दोनों ऐड कर रहे हो 10 पावर -3 + 10 पावर 3 तो 10 पावर 6 हो जाएगा। अरे 3 3 9 नहीं हो जाएगा। अबे 10 पावर 3 ऐसे सोचो, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो। ये आएगा 10 पावर 3, कुछ भी बोलोगे। सुनो तो, हम तो ऐसे पूछ रहे थे कंफ्यूज, तुम लोग साले 6 और ये सब बताना भी शुरू कर दिए थे। 3 3 6 3 3 3 -3 0। अरे 10 पावर 3 1000 होता है और ये होता है 0.001। तो 1000 में 0.001 कोई मतलब थोड़ी बनता है। ये दिस कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 10 पावर 3। 10 पावर -2 10 पावर -5 में ये 5 है या 2 है, 5 बड़ा होता है ना, 10 पावर -2 बड़ा है ना। तो 10 पावर -2 के कंपैरिजन में 1000 टाइम स्मॉलर है। और सुनो तो फर्स्ट वाले में 10 पावर 3 के कंपैरिजन में ये 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर है, 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर है, 10 पावर 6 टाइम्स स्मॉलर है। 10 पावर -5 के कंपैरिजन, सॉरी 10 पावर -2 के कंपैरिजन में ये 1000 टाइम्स स्मॉलर है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 10 पावर -2। अरे तुम लोग इसमें भी बहुत रोना धोना मचा रहे हो, समझ रहे हो? अरे मतलब वैसे पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये इसी का यूज करने जा रहे हैं। कोई बोले अच्छा सर 10 पावर -4 में हम 10 पावर -4 ऐड कर दें तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। 10 पावर -3 में 10 पावर -4 ऐड कर दें, बताओ कितना होगा। नहीं बताओगे, जल्दी करो। बताओ इसमें कितना आएगा। 10 पावर -4 4 8, 2 × 10 पावर -4 आ जाएगा। 10 पावर -4 कॉमन ले लो, 1 + 1। इसमें क्या आएगा 10 पावर -3। यहाँ पे एक्चुअली ना 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 ये नहीं, क्योंकि वो इक्वालिटी वाला साइन हमने यहाँ नहीं लगाया है, इनमें आपको ऐड करना पड़ेगा। आप एक काम करो 10 पावर -3 कॉमन ले लो। तो 10 पावर -3 जब कॉमन लोगे क्या आएगा 1 + 0.1। तो इसकी वैल्यू क्या 1.1 × 10 पावर -3 आएगी। यही आएगा ना दोस्त। इसमें क्या आएगा 1.1 × 10 पावर -7 या 8 7 आएगा। और इसमें 1.1 × 10 पावर -6। इसको लिख लो, पता नहीं तुम लोग का भरोसा नहीं, साले कुछ भी जोड़ दोगे तो। सर 0.1 तो नेग्लेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं ये देखो नेग्लेक्शन के लिए ये बोला हमने दोस्त, x लेस देन 0.1, इक्वालिटी नहीं लगाई है तो इक्वल टू 0.1 नेग्लेक्ट नहीं होता। 100 रुपीज में अगर 10 रुपये ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन 9 रुपये ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा कहना है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। जल्दी कॉपी करो, धीमे करना भैया।
टूट सर जाएगा, फिर नहीं से तो गिर आपने जाएगा। पावर -6 + 10 to the power कितना? -7, 10⁻⁶ + 10⁻⁷। उसको ओके। बहुत केयरफुली करना, हैंडल करना, उसमें उसके खड़ गया ना वो, नहीं तो गिर जाएगा वो भी। नहीं नहीं अब नहीं गिरेगा, जब उसको छेड़ोगे तभी तो कुछ होगा। वर्क एनर्जी पावर में चल रहा था क्या? जल्दी करो दोस्त। समझ गए इतना? ये हो गया अप्रोक्सीमेशन वाला जो आपको यूज करना है, अभी यूज करना है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या करवाने जा रहे हैं? एक्चुअली आज इंट्रोडक्शन था आयनिक का, कि आयनिक में आपको एसिड बेस कौन सी यूज करना है, वाटर का डिसोसिएशन कैसे करना है, और अब आपको बताएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैसे निकाले जाते हैं। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिर्फ पीएच निकाला जाएगा, पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का, पीएच वीक एसिड का, फिर पीएच बताएंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का, फिर पीएच निकाला जाएगा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का, फिर पीएच मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस का, फिर पीएच निकाला जाएगा मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस का, फिर पीएच निकालेंगे हम लोग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का, है ना। फिर पीएच निकालेंगे मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वीक एसिड्स। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज एसिड बेस में हो सकती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज, वो सारी पॉसिबिलिटीज करके हम लोग पीएच निकालेंगे। यही आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया जाता है ना दोस्त? सिर्फ यही करेंगे। तो उनका हम लाइन से आपको 1 बाय 1 ऐसे कॉलम वाइज, मतलब इसके बाद आप ये ध्यान रखो, हम जितने केसेस आपको बताएंगे ना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, इसके बाद कोई केस बचेगा ही नहीं जहां आप पीएच ना निकाल पाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, यही होता है। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन में आपको पीएच निकालना बता देंगे, उसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। भाई पीएच पूछता है आईआईटी वाला, तो कभी पूछता है बताओ वीक एसिड का पीएच कितना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कितना होगा। अब तुम सारे केसेस पढ़ रखे हो तो उनमें से कोई भी आ सकता है, तैयार तो रहोगे हमेशा। तो जितने भी एसिड्स एंड बेसेस होते हैं, कोई बोले सर आपने वाटर क्यों पढ़ाया? फिर वाटर इसलिए आपको पढ़ाया है क्योंकि जितने भी एसिड बेसेस होते हैं वो हमेशा वाटर में रहते हैं। तो एसिड बेस अपना H+ फर्निश करते हैं, तो वाटर भी अपना H+ फर्निश करता रहता है। वाटर तो हमेशा फर्निश करेगा, कितना? 10⁻⁷, 10⁻⁷, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना जाएगा। तो कोई बोले सर HCl ले लें, HCl भी तो H+ फर्निश करता है, रिलीज करता है, तो वाटर वाला भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। वाटर को कोई रोक नहीं पाता, वाटर जहां भी रहता है 10⁻⁷ रिलीज करता है। तो ये अब कोई और एसिड लोगे तो वो भी रिलीज करेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जितने भी एसिड्स एंड बेसेस होते हैं वो सारे के सारे वाटर में लिए जाएंगे, इसलिए वाटर हमने बोला है। समझ रहे हो? लिखो कैलकुलेट, या 1 मिनट ऐसे आप लिखिए 1 1 1, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बता रहे हैं। कैलकुलेटिंग पीएच, calculating pH in case of strong acids, calculating pH in case of strong acids, strong acids, calculating pH in case of strong acids, calculating pH in case of strong acids, है ना दोस्त? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में पीएच बताना जा रहे हैं, और हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, सिंपल सिंपल अभी दे रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले हम एक करा देते हैं। कोई बोले कि हमारे पास लिखा है 0.2 मोलर HCl, इसका पीएच बताओ। 0.2 मोलर HCl का पीएच बताओ। आपसे अगर पूछता है, कुछ करना नहीं, तुम लोग देखो, एक बार देख लो। आपने हेडिंग बड़ी सी क्या लिखी? कैलकुलेटिंग पीएच इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एग्जांपल हमने ये दे दिया, एग्जांपल हम ये दे रहे हैं, सुनो। तो बोलोगे सर HCl तो पूरा आयनाइज करता है, इतना सुने होगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या होता है? जो पूरा आयनाइज करता है, जानते हो बच्चा? तो भैया अगर आपने इसका 0.2 मोलर लिया है, शुरू में ये 0 था, थोड़ी देर बाद ये 0 बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 0.2 और 0.2, तो टोटल H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.2, और वाटर वाला भी तो कंसिडर करोगे, नहीं समझ रहे हो भैया? अबे वाटर बिना सोचे समझे, आप सोच लो हर जगह पड़ा रहता है, कितना देता है H+? वो 10⁻⁷। ठीक है, वो नेग्लेक्ट हो जा रहा है, लकीली वो नेग्लेक्ट हो जा रहा है यहाँ से। अरे 0.2 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको ऐसे 0 लिख सकते हैं। 10⁻⁷ को ऐसे करके यहाँ लिख दिया जाता है 0, तो ओवरऑल H+ की वैल्यू 0.2 आएगा।
अरे टोटल H प्लस इसकी वैल्यू आ गई, तो पीएच की वैल्यू जब लिखोगे बड़ा सिंपल सा है, इसको भूलना नहीं, वाटर वाले को ऐड करना। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -log 2 × 10⁻⁻1, यही आएगा। और -log 2 × 10⁻⁻1 को हम क्या सकते हैं, 1 - log 2, और 1 - log 2 को हम कह सकते हैं 1 - 0.3010, तो 0.7 आएगा ये। तो ये तो पीएच आ गया, पीएच की वैल्यू 0.7 है। पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो क्या 14 - 0.7 हो जाएगा ये, नहीं समझ रहे हो भैया? अरे दोनों का समीशन यही होता है, बड़ा हमने कर दिया, छोटे में ही हो सकता है, ये समझ रहे हो भैया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, इसको कॉपी करो फिर क्वेश्चन देते हैं, जल्दी कॉपी करो। अरे पीएच प्लस पीओएच हमेशा क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 14 होता है पीएच प्लस पीओएच। तो पीएच अगर 0.7 गिवन है तो पीओएच नहीं निकाल पाओगे, इतना बेसिक सा, इसीलिए तो एकदम धीमे तुम हमको स्लो पढ़ाने के लिए फोर्स कर देते हो। चलो जल्दी करो, जल्दी करोगे। जल्दी करो भैया, ये सब करते रहना जो हम बता रहे हैं आपको। अब सुनिए, वो हो गया, लिखो कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच इन फॉलोइंग केसेस। जब वो हो जाए तो उसके बाद लिखो कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच इन फॉलोइंग केसेस, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच इन फॉलोइंग केसेस। कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच इन फॉलोइंग केसेस। करोगे, नहीं करोगे? हाँ भैया, हाँ अभी करना है सारे के सारे, अभी करोगे तभी तुम आगे बता पाएंगे कुछ। पीएच एंड पीओएच, पहले क्वेश्चन लिख लो, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक पहुंचेंगे। जल्दी करो दोस्त। ये सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने नंबर 1 हेडिंग के अंदर ही सब चल रहा है, कैलकुलेटिंग पीएच इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर ही चल रहा है ये सब, सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब पूरे आयनाइज्ड होंगे। जैसे पूरा आयनाइजेशन होता है कि 1 मोल लोगे तो पूरा आयनाइज होके 1 मोल H+ 2 मोल, जैसे भी एज पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर किसी से हो जाए तो हमको बताओ, कुछ हो जाए तो, नहीं होगा तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम ही तो करते हैं, फिर कौन और कौन करता है? तुम लोग साले सिर्फ देखते हो बैठ के क्या चल रहा है, मजा आता है तुम लोग को। आजकल स्ट्रेंथ काफी कम हो गई, कहाँ है सबके सब? अच्छा, ऑफलाइन आते आते सब फिर आना ही बंद कर दिए। इस वीक में कितनी ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं? अच्छा, तो शुरुआत में एक आध क्लास आते हैं और फिर उसके बाद लोग सो जाते हैं। 100% एनालाइज कर लो सबको, HNO3 भी पूरा एनालाइज करेगा।
तो लोग क्या करते हैं कि 2 दिन आते हैं फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। एक दिन ऑफलाइन आते हैं फिर बोलते हैं अब रेस्ट करते हैं। यही रीजन है कि कोई स्कूल का एग्जाम भी है। अच्छा एक मिनट रुको, दोस्त बता रहे हैं क्या। log 3 की वैल्यू 0.47 मान लो, 0.47 क्या दोस्त, हाँ 0.47 समझ रहे हो भैया, 0.47। कुछ ऑनलाइन वाले तो ना पता नहीं कैसे पढ़ते वढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कैसे सामने रहने पे तो पढ़ते नहीं, साले घर पे क्या पढ़ते होंगे। हमारा मन करता है हम कुछ अब देखें एक आध बार सब लोगों के, भैया सब लोग देखो अपना शक्ल दिखाओ, लेकिन फिर लगता है अब क्या फोर्स करें, जबरदस्ती फोर्स करके कैसे थोड़ी पढ़वाया जा सकता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना। अगर साले तुम प्यार मोहब्बत से नहीं पढ़ पाए तो फिर हो गया है। हाँ नहीं वो सब भी करने का मतलब बनता नहीं है दोस्त। जिसका पढ़ने का मन नहीं है हमारे सामने वो पढ़ लेगा, फिर उसके बाद वो घर पे रहेगा कुछ करेगा थोड़ी। एक तरीका होता है ना कि भाई किसी के पीछे तभी पढ़ा जाता है जब उससे कुछ अब उम्मीद लगेगी, तभी तो पीछे पढ़ेंगे। अब हम बोलते रहे पढ़ लो हो जाएगा, अब पता लगे वो कुछ करने वाला ही नहीं है। और जिसका सिलेक्शन होने वाला है, जिसने अच्छे से पढ़ने का एटीट्यूड है, उसके पीछे पढ़े तो क्या पता उसकी अच्छी रैंक आ जाए। अब जिसकी रैंक ही नहीं आने वाली है उसके पीछे पढ़ने का मतलब हम टाइम वेस्ट भी करेंगे, और पीछे वही जाके बोले हमको मजा ही नहीं आता है, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब घर पे जाके सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है ना दोस्त। अबे तो आयनाइजेशन कैसे लिखोगे, HBr को आयनाइज पूरा कराओगे। HBr पूरा आयनाइज करता है भैया, H प्लस प्लस Br माइनस। अरे तो पहले कितना है ये, 2 इंटू 10⁻⁻² है ना ये, तो ये पूरा डिसोशिएट होके H प्लस कितना बनाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻² ही तो बनाएगा। लेकिन वाटर का ऐड करना पड़ेगा इसमें, 10⁻⁷ ऐड करोगे टोटल। बताओ भैया ये सबको समझ में आ रहा है, वाटर वाला भी ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ तो खैर Br माइनस की वैल्यू वही रहेगी, तो 2 इंटू 10⁻² ही रहेगी। समझ में आ रहा है दोस्त, 2 इंटू 10⁻² ही तो रहेगा। तो कोई पूछे pH की वैल्यू क्या होगी, तो pH की वैल्यू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा दोस्त, और ये माइनस लॉग 10⁻⁷ तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻² आएगा, है ना भैया। और सीधे pH की वैल्यू अगर हम चाहें यहाँ पे डायरेक्ट लिखने के लिए तो 2 माइनस लॉग 2 आएगा, 2 माइनस लॉग 2 का मतलब 1.7। और pH अगर ये आ गया तो POH की वैल्यू क्या 14 माइनस 1.7 आएगी। ये जो ऑनलाइन पे बैठे हुए हैं, स्ट्रेंथ कम हो गई क्लास में, ये जो ऑनलाइन वाले बैठे हुए हैं ये लोग और दिन नहीं पढ़ते हैं क्या, इसी टाइम अब जाके स्कूल के लिए सब पढ़ते हैं, आखिरी दिन पढ़ने के लिए बैठते हैं, पता नहीं आने जाने का मन नहीं करता। अरे वो जीका वायरस से डर गए हैं क्या सब। अरे कभी आया करो ऑनलाइन वाले, तुम लोग आते ही नहीं है। ओ पीएच तो हो गया। PBr माइनस कोई पूछेगा निकाल लोगे इससे PBr, अरे वही आ जाएगा ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या करोगे, HNO3 वाले में हो जाएगा, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, 0.47 ठीक है, 0.47 मान लो। अच्छा H2SO4 वाले केस में क्या करोगे, हाँ देखो तो H2SO4 जो होता है वो एक्चुअली में आयनाइज करता है 2H प्लस प्लस सल्फेट। कुछ लोगों ने कर लिया है, ठीक किया है। अबे सुनो तो, ये कितना है H2SO4, 10⁻³ है ना, ये 0 था पहले, 10⁻³ से ये कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻³ और H प्लस वाटर वाला 10⁻7 भी तो ऐड करोगे। हाँ तो बहुत बढ़िया बता रहे हो तुम।
अरे ऑनलाइन वाले कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग, चले गए क्या? हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओ बहुत बढ़िया दोस्त, हमको लगा चले गए। ये कितना हो जाएगा? तो भैया कुछ आंसर वांसर निकाल रहे हो ऑनलाइन वाले, कुछ कुछ बोला करो दोस्त, ए बी सी कुछ ऐसे कुछ बोला करो, अच्छा लगता है। 5-3 आ रहा है पीएच। बहुत बढ़िया दोस्त। ए सर बी वाले का 2.53 पीएच। कौन सा 2 वे? सर बी वाला HNO3। एक मिनट, HNO3 बता रहे हैं, पहले ऑफलाइन वाले कुछ पूछ रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? ये 2 कहाँ से आया? अरे तो 1 मोल H2SO4 है तो बैलेंस 2H प्लस आएगा ना। तो अगर ये 10⁻³ मोल है तो ये 2 × 10⁻³ आएगा। ये दोस्त कहाँ तुम कहीं खोए हुए हो क्या दोस्त? क्या चल रहा है दोस्त? अब जो कौन सा सेकंड वाला क्या पूछ रहे हो? बी वाला कोई बोल रहा था, क्या कह रहा है दोस्त? बी में ऑनलाइन वाला कोई कुछ बी वाला कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? हेलो हेलो देखो सर साले पीएच बोलते हैं। 2.53। अच्छा सेकंड वाले में आंसर पीएच की वैल्यू 2.53 आ रही है। सेकंड वाले में पीएच की वैल्यू 2.53, ठीक है। चलो थर्ड वाले में हो गया। सुनो 4-5 में एक हम बताएंगे, बताओ कौन सा बता दें? फिफ्थ। सुनो 5वां बता रहे हैं। अरे ई पार्ट हम बता रहे हैं, यहाँ देखो ई पार्ट देखो, सब लोग इधर देखो। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। तो 4.9 ग्राम है और 98 से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे, कितने आए? 0.5 मोल्स आ गए। बहुत बढ़िया, 0.05 मतलब 5 × 10⁻² क्या आ गए? मोल्स। मोल्स आएंगे वे, ठीक। दोस्त वॉल्यूम कितना लिया है? 20 लीटर। तो कंसंट्रेशन कितना आएगा? अबे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ये कितना आएगा? H2SO4 का कंसंट्रेशन वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 5 × 10⁻² अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना? 20। कितना आ गया ये? कितना आ गया? 2.5 × 10⁻³ मोलर आ गया, मोलर, ठीक। तो ये सेकंड क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किए हुआ है ना। इसमें 10⁻³ था, अब यहाँ क्या पुट करना है? 2.5 × 10⁻³ हो जाएगा ऐसे ही, देख लो सब लोग ने, तभी फिर परेशान हो गए। अब H2SO4 का कंसंट्रेशन आ गया, तो पहले H2SO4 का कंसंट्रेशन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 10⁻³, तो ऐसे सॉल्व किया था। जब कंसंट्रेशन 2.5 × 10⁻³ होगा तो ऐसे सॉल्व कर लोगे भाई, उसी में 2.5 वाला फैक्टर और इससे ऐड करते जाना, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अरे लॉग ऑफ की वैल्यू लग के आ जाएगी। बताते हैं कुछ नहीं, वाटर हमेशा 10⁻7 देगा, चाहे 1 लीटर कर लो, चाहे 100 लीटर कर लो, चाहे 1000 लीटर कर लो, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक आध बार शायद बताए होंगे कि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है। अगर टेम्परेचर फिक्स रखा है तो H+OH- जो होगा ना वो हमेशा 10⁻7 रहेगा, ठीक है भैया। सुनो तो ये हो जाएगा। अरे डी और ई पार्ट ऐसे कर लोगे। एफ वाला हम बता देते हैं, एफ वाला कम से कम 5 टाइम्स, तुम एक काम करो यही गूगल करके देख लो, IIT में एटलीस्ट 5 टाइम्स ये IIT में आया है। 5 टाइम्स हमको याद है, पुराने लास्ट 40 ईयर्स के पेपर देख देख के 5 टाइम्स एटलीस्ट ये आया 10⁻8 मोलर। मेडिकल में भी, IIT में भी, हर जगह आता है ये। इसका पीएच बताओ, क्या 8 आएगा? डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, सुनो तो, लोग गलती क्या करते हैं, ये इसलिए आया है बार बार IIT में, ऐड नहीं करते हैं वाटर वाला। लोग देखते हैं HCl है, H+ देखा 10⁻8, पीएच की वैल्यू 8, लेकिन किसी एसिड का पीएच 7 से कम ही होगा। एसिड नाम बता रहा है कि पीएच 7 से कम होने वाला, तुम 8 कैसे लिख सकते हो?
तो इसका मतलब वाटर वाला 10⁻⁷ ऐड करना पड़ेगा पहले इसमें। समझ में आ रहा है? इसका करके बता दो, क्लास छोड़ देंगे, जल्दी करो। ऑनलाइन वालों तुम लोग को समझ में आ रहा है दोस्त? ये इधर वाले ABCDE तक कर लिए? यस सर। यस सर। कुछ बताया करो भैया। हैं? log 5 की वैल्यू log 10/2 कर लो। log मतलब 1 - log 2 होगी। log 5 की वैल्यू 1 - log 2 आएगा। हाँ 0.7। चलो जल्दी करो, लास्ट वाला बता दो हमको। अरे लास्ट वाला F में ये बोलते हैं लोग कि HCl आयनाइज करेगा, बिल्कुल करेगा, H+ और Cl- बनाएगा। लेकिन दोस्त टोटल H+ जो इसमें आएगा वो 10⁻⁸ और 10⁻⁷ दोनों को ऐड करने पे आएगा। वाटर वाला इसमें नेग्लेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो? तो टोटल H+ जो H+ टोटल आएगा, ठीक है भैया, उसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ आएगी। यस और log 1.1 की वैल्यू हम मतलब धीरे धीरे याद हो जाएगी। कुल मिला के इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली pH की वैल्यू 7 से तो कम ही आएगी। आ रही कि नहीं आ रही? 6.9 मान लो उसको, अप्रोक्सीमेटली 7 से कम आएगी ना। 7 - log 1.1। अब log 1.1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसलिए क्लियर हो रहा है कुछ? ठीक है, अब आप लोग दोस्त ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। रिवाइज करके आना। सुनो, अगर आयनिक रिवाइज करके नहीं आओगे तो आगे नहीं कर पाओगे, आगे और डिफिकल्ट आएगा। क्या नेक्स्ट वीक केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस सेशन है और आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस सेशन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं क्या करना है, और क्लास वाला सभी आएंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।